हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड यहाँ पे जो CUJRET एग्ज़ाम होने वाली है, जो कि एग्ज़ाम पीएचडी एडमिशन के लिए है, उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेक्शन है, ओके। सो उस रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के लिए ये लेक्चर मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रही हूँ। सो इन टुडेज लेक्चर में आप सभी के साथ टॉप 50 रिसर्च मेथोडोलॉजी के MCQs डिस्कस करने वाली हूँ, जिस वीडियो के मदद से आपके जो कॉन्सेप्ट से रिलेवेंट टू डिफरेंट टॉपिक्स अंडर रिसर्च मेथोडोलॉजी वो तो क्लियर हो ही जाएंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको आइडिया मिल जाएगी कि एग्जैक्टली किस प्रकार के MCQs आपको पूछे जाते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस बिगिन विद दिस सेशन। जैसे कि आप सभी को पता है, CUJRET एग्जाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड यहाँ पे होने वाली है, ताकि आप सभी स्टूडेंट्स PhD प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन कर सके। इस एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आप सभी को 50% मार्क्स स्कोर करने हैं। इस एंट्रेंस टेस्ट में आप सभी को 50% MCQs या रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर पूछे जाएंगे एंड 50% MCQs आप सभी को कंसर्न रिसर्च सब्जेक्ट के लिए पूछे जाएंगे। आप सभी स्टूडेंट्स को अगर इस एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना है, देन उसे क्वालिफाई करने के लिए हम सभी आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी क्रैश कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस क्रैश कोर्स की मदद से सारे स्टूडेंट्स CUJRET एग्जाम को गारंटेड क्वालिफाई करते हैं। इस कोर्स में आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारे पास ऐसे टोटल 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ईच मॉक टेस्ट कंटेंस 40 MCQs। दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं, ओके। इन MCQs को सॉल्व करने के बाद आप सारे स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन लेवल देख सकते हैं। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF प्रोवाइड किया जाता है, जिस रिवीजन PDF की मदद से सारे स्टूडेंट्स सारे टॉपिक्स को एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हैं। एंड गारंटेड आपको 80% जो MCQs है वो इसी रिवीजन PDF से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द CUJRET एग्जाम। अगर स्टूडेंट्स आपको क्रैश कोर्स को परचेस करना है, देन आप सभी स्टूडेंट्स ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाई गए व्हाट्सएप नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फ़ीस है सिर्फ 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स का गारंटेड सिलेक्शन करवा देते हैं। ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी क्रैश कोर्स है, दिस विल बी रियली हेल्पफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स, जो एक रिवीजन पैकेज है जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स रिसर्च मेथोडोलॉजी में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं एंड 100% सारे स्टूडेंट्स एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं, ओके। Students, research conducted to find solution for an immediate problem is। अगर हमें इमीडिएट प्रॉब्लम का सल्यूशन फाइंड आउट करना है, देन उसके लिए हम कौन से रिसर्च को करते हैं? फंडामेंटल रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, सर्वे, एक्शन रिसर्च। स्टूडेंट्स, अगर हमें इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, देन उसके लिए हम एक्शन रिसर्च को करते हैं। एक्शन रिसर्च ये बेसिकली क्लासरूम एनवायरनमेंट में किया जाता है और क्लासरूम सेटिंग्स में किया जाता है, जिसमें बेसिकली टीचर्स और जो एजुकेशनल सिस्टम्स होते हैं वो एक्शन रिसर्च करवाते हैं, ताकि वो जान सके कि टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसीजर जो है वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में वो क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में वो स्टडी कर सके। एंड दैट्स वाई एक्शन रिसर्च ये ऐसे प्रॉब्लम के ऊपर किया जाता है जिनके लिए हमें इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए, एंड एज वेल इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च किया जाता है, ओके। स्टूडेंट्स, एक्शन रिसर्च के जितने भी सारे रिजल्ट्स होते हैं वो हम दूसरे सिचुएशन के ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि हम उसका सामान्यीकरण नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे कि हमने देखा कि एक्शन रिसर्च हम बेसिकली क्लासरूम सेटिंग्स में करते हैं। क्लासरूम सेटिंग्स के बाहर जितने भी सारे एनवायरमेंट्स और सिचुएशंस होते हैं उनके ऊपर हम इस रिसर्च के रिजल्ट्स जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज व्हाट 4। फंडामेंटल रिसर्च में बेसिकली हम लॉज, प्रिंसिपल्स और थियोरी को डिस्कवर करते हैं, उसे फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं। एनालिटिकल रिसर्च में डेटा एनालिसिस के ऊपर स्टडी किया जाता है।
एंड सर्वे रिसर्च में हम सर्वेस करवाते हैं जिसमें हमें ओपिनियंस मिलते हैं फ्रॉम आवर रिस्पोंडेंट्स. ओके, एनालिटिकल रिसर्च इज द टाइप ऑफ रिसर्च नाउ. ओके, सो एनालिटिकल रिसर्च ये किस प्रकार का रिसर्च है? डिस्कवर्स वेज ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ एन इमीडिएट प्रॉब्लम, अगर हमें इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ निकालना है तब, या फिर गैदर्स नॉलेज स्किल, सो इसकी मदद से हम नॉलेज स्किल को इकट्ठा कर सकते हैं, या फिर इज़ यूज़फुल फॉर फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और टेस्टिंग हाइपोथेसिस. ये बहुत ही यूज़फुल है हम सभी के लिए ताकि हम हाइपोथेसिस को बना सके, उसे टेस्ट कर सके. एनालाइज द फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल, जो इंफॉर्मेशन पहले से ही अवेलेबल है, जो फैक्ट्स पहले से ही अवेलेबल है, उसे एनालाइज कर सके. सो एज द नेम सजेस्ट, एनालिटिकल रिसर्च. सो बेसिकली एनालिटिकल रिसर्च में जितना भी डेटा पहले से ही हमारे पास होता है उस डेटा को हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं. दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी 4, एनालाइज द फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल. सो स्टूडेंट्स, CUJ RET 2023 एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हम आप सभी को पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिस मटेरियल की मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 यानी कि कंसर्न रिसर्च सब्जेक्ट पेपर में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं एंड वो CUJ RET एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं. इस स्टडी मटेरियल में आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं. सो MCQs में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे मार्क्स पेपर 2 में स्कोर करते हैं. यहाँ स्क्रीन पर जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए. पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस है सिर्फ 999 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स का गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं. टू ज्वाइन आवर कोर्सेज आप स्क्रीन पर दिखाई गए व्हाट्सएप नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली कांटेक्ट करके मुझे इंक्वायरी कर सकते हैं. पेपर 2 स्टडी मटेरियल ये आप सभी को CUJ RET एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए तो बहुत काम आएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये आप सभी को इंटरव्यू सेशन को क्वालिफाई करने के लिए भी बहुत काम आएगा, बिकॉज इंटरव्यू सेशन में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस ये पेपर 2 के ऊपर ही पूछे जाते हैं. ओके, जिसके नोट्स हमने स्टडी मटेरियल में कवर किए हैं. ओके स्टूडेंट्स, रिसर्च पर्टेनिंग टू प्योर मैथमेटिक्स और नेचुरल लॉज इज द एग्जाम्पल ऑफ. सो नाउ रिसर्च जिसका संबंध प्योर मैथमेटिक्स और नेचुरल लॉज के साथ होता है, उस प्रकार के रिसर्च को हम क्या बोलते हैं, और इस प्रकार का रिसर्च किस रिसर्च टाइप का एग्जाम्पल है? क्वालिटेटिव रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च. नाउ स्टूडेंट्स, जिस रिसर्च का संबंध ये प्योर मैथमेटिक्स और नेचुरल लॉज के साथ होता है, उस रिसर्च में बेसिकली हम प्योर मैथमेटिकल थियरी और नेचुरल लॉज को फॉर्मुलेट करते हैं. यानी कि यहाँ पे हम जो लॉज और प्रिंसिपल्स होते हैं और थियरी होती है उसे फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं. सो इस प्रकार के रिसर्च टाइप को कहा जाता है फंडामेंटल रिसर्च. ओके, सो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल रिसर्च यानी कि बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च, जिसमें बेसिकली हम लॉज, प्रिंसिपल्स और थियरीज को डिस्कवर करते हैं जो कि पहले कभी भी डिस्कवर नहीं हुए थे. सो इसके लिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एग्जांपल देती हूँ अबाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें बेसिकली न्यूटन इन्होंने सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन को डिस्कवर किया था एंड उन लॉज को क्या किया था? फॉर्मुलेट किया था. सो दिस इज नथिंग बट हाउ व्हाट इज फंडामेंटल रिसर्च. दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज फंडामेंटल रिसर्च. सो स्टूडेंट्स, बाकी के जितने भी सारे ऑप्शंस है जैसे कि क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें हम क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट करके उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, एंड बेसिकली क्वालिटेटिव जो डेटा होता है वो ऐसा डेटा होता है जो कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के साथ जुड़ा हुआ होता है. क्वालिटेटिव डेटा में बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा होता है और पिक्चर फॉर्मेट में डेटा होता है, जिसमें हम उस प्रकार के डेटा को एनालाइज करते हैं बाय वेरियस क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस टेक्निक्स. एनालिटिकल रिसर्च में हम जैसे कि देखा हमने कि हमारे पास जो प्री एग्जिस्टिंग डेटा होता है उसको हम एनालाइज करते हैं. एम्पिरिकल रिसर्च यानी कि ऐसा रिसर्च जिसे अनुभविक रिसर्च बोला जाता है, यानी कि इसमें हम
डेटा को ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड जिस डेटा को हमने ऑब्जर्व किया है उस डेटा को हम स्टैटिस्टिकली मेजर भी कर सकते हैं ताकि हमें रिजल्ट्स मिल सके. सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एम्पिरिकल रिसर्च, जिसमें हमारे पास प्रॉपर एविडेंस होता है डेटा का एंड उसी एविडेंस के आधार पर हम रिजल्ट्स को फॉर्मुलेट करते हैं. ओके. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज द टाइप ऑफ रिसर्च दैट, नाउ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ये किस प्रकार का रिसर्च टाइप है, discovers ways of finding solution of an immediate problem, gathers knowledge skill, only describe the state of affairs as it exists today, it is a fact finding research, is useful for formulating hypothesis or testing hypothesis. So students, as the name suggests, descriptive research. So descriptive research ये एक ऐसा research टाइप है जिसमें बेसिकली जो फैक्ट्स पहले से ही हमारे सामने है इन अ नेचुरल सेटिंग, सो उन फैक्ट्स को हम एज इट इज़ डिस्क्राइब करते हैं. सो डिस्क्राइब करने के बाद हमारे पास जो भी कुछ डिस्क्रिप्टिव डेटा होता है उस डेटा को हम स्टैटिस्टिकली मेजर करते हैं ताकि हमें रिसर्च के रिजल्ट्स मिल सके. एंड दैट्स वाई डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ये एक ऐसा रिसर्च टाइप है जो सिर्फ डिस्क्राइब करता है जो भी कुछ स्टेट ऑफ अफेयर्स हमारे सामने हुए हैं और जो कि स्टेट ऑफ अफेयर्स नेचुरल सेटिंग्स में हुए हैं. एंड दैट्स वाई दिस इज नथिंग बट अ फैक्ट फाइंडिंग रिसर्च. देखो, किसी भी फैक्ट में एग्जैक्टली क्या हुआ है उसे फाइंड आउट करने के लिए जो रिसर्च किया जाता है विच इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज व्हाट, 3, दैट इज ओनली डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट्स टुडे, इट इज अ फैक्ट फाइंडिंग रिसर्च. Which one of the following is not a feature of descriptive result? Now इनमें से कौन सा descriptive result का feature नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा रिजल्ट नहीं है जो आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से मिलेगा, विच इज इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट. बेसिकली इट इज अ फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी. रिसर्च हैज नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज यूज्ड फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग. इट इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी. जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चन में देखा था कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में बेसिकली हम फैक्ट्स को जानने की कोशिश करते, जो भी कुछ स्टेट ऑफ अफेयर्स हमारे सामने हुए हैं इन द नेचुरल सेटिंग उसे हम डिस्क्राइब करके हम क्या करते हैं, उस डिस्क्रिप्टिव डेटा को हम स्टैटिस्टिकली टेस्ट करके हमें रिजल्ट्स मिलते हैं. सो जैसे कि हमने देखा कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की मदद से हम फैक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज़ अ फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी. देन इसमें बेसिकली रिसर्चर के पास कोई भी कंट्रोल नहीं होता है कि वो वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सके, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो फैक्ट्स है वो तो हमारे सामने हुए हैं, राइट. एंड दैट्स वाई वो नेचुरल सेटिंग में एज इट इज़ होते हैं. सो नेचुरल सेटिंग में जो भी कुछ सिचुएशन हुई है उसके अंदर जो भी कुछ वेरिएबल्स होते हैं इन वेरिएबल्स को रिसर्चर कंट्रोल नहीं करता है. सो this is again the feature of descriptive result. Descriptive research is used for hypothesis testing. This is again correct because जैसे कि मैंने आप सभी को बोला, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो डिस्क्रिप्टिव डेटा हमें मिलता है उस डेटा को हम स्टैटिस्टिकली मेजर करते हैं. स्टैटिस्टिकली मेजर करने का मतलब होता है कि इसमें हम जो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं उस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं. दैट्स वाई डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज़ वेरी यूजफुल ताकि हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सके. ओके. इट इज़ बेस्ड ऑन मेजरमेंट क्वांटिटी. सो स्टूडेंट्स, ये कोई डिस्क्रिप्टिव रिजल्ट का फीचर नहीं है. दैट्स वाई दिस इज एक्चुअली योर करेक्ट आंसर, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव रिजल्ट में बेसिकली जो रिजल्ट होता है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होता है. That's why it is does not based upon measurement of quantity always. Okay, so that's why ये आपका सही आंसर है. एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को स्टैटिस्टिकल रिसर्च भी बोला जाता है बिकॉज इसमें हम हाइपोथेसिस को स्टैटिस्टिकली मेजर करते हैं. ओके. द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज. नाउ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इनमें से कौन से प्रोसेस की हमें ज़रूरत नहीं है? कंट्रोलिंग ऑब्जर्वेशन,
मैनिपुलेशन, रेफरेंस कलेक्शन। सो स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये एक ऐसा रिसर्च होता है जो हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं, यानी कि हम लेबोरेटरी में करते हैं, जिसमें हम दो ग्रुप्स बनाते हैं। उनमें से एक होता है कंट्रोल ग्रुप एंड अनदर वन इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। सो इन दोनों ही ग्रुप्स में हम पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली असाइन करते हैं। कंट्रोल ग्रुप में हम पार्टिसिपेंट्स को कोई भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स को हम ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। एंड बाद में ट्रीटमेंट देने के बाद जब भी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, देन उन रिजल्ट्स को आप इन दोनों ही ग्रुप्स में कंपेयर करते हो एंड आफ्टर दैट यू गेट द रिजल्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में दो प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द अनदर वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल। सो इसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि उसकी वैल्यूज हम चेंज करते हैं। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है, इसके ऊपर इसका क्या अफेक्ट हो रहा है वो हम मेजर करते हैं। ओके, एंड जो बाहर के वेरिएबल्स होते हैं जिसे कहा जाता है एक्सट्रानियस वेरिएबल, और बाकी के जितने भी सारे वेरिएबल्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, इनको हम यहाँ पे कंट्रोल करते हैं ताकि हमें रिसर्च के रिजल्ट्स अच्छे मिले। ओके, दैट्स वाई स्टूडेंट्स, जो प्रोसेस हमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में लगती है वो होती है कंट्रोलिंग, यानी कि वेरिएबल्स को कंट्रोल करना। ऑब्जर्वेशन आप करते हो, यानी कि जो ट्रीटमेंट आपने दी है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को एंड कंट्रोल ग्रुप को, सो उसमें आप ऑब्जर्वेशन करते हो ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स के ऊपर। एज वेल आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हो। सो मैनिपुलेशन इज अनदर प्रोसेस जो आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में लगती है। सो द थिंग दैट यू डोंट नीड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज दैट रेफरेंस कलेक्शन। आपको यहाँ पे रेफरेंसेस को कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, research to study the effect of certain policies, plans और programs is। now इनमें से कौन सा रिसर्च टाइप ऐसा है जिसमें हम इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। सो बेसिकली डिफरेंट पॉलिसीज से क्या इफेक्ट आएगा, प्लान से क्या इफेक्ट आएगा, प्रोग्राम से क्या इफेक्ट मिलेगा, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सो इस प्रकार के रिसर्च टाइप को आप क्या बोलोगे? अप्लाइड रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इवैल्यूएशन रिसर्च, कॉजल रिसर्च। सो स्टूडेंट्स, रिसर्च टाइप में बेसिकली जब भी हम इफेक्ट्स को लेकर स्टडी करते हैं देन उसे कहा जाता है इवैल्यूएशन रिसर्च। बिकॉज जैसे कि हम यहाँ पे इफेक्ट को लेकर स्टडी करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे इफेक्ट्स को इवैल्यूएट करते हैं कि डिफरेंट कॉजेस के वजह से इफेक्ट्स कितने प्रकार के हो रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप पॉलिसीज पे क्या क्या इफेक्ट हो रहा है उसके बारे में स्टडी करे हो। सो डिफरेंट कॉजेस की वजह से पॉलिसीज के ऊपर कितना इफेक्ट हो रहा है, सो उसको आप यहाँ पे इवैल्यूएट करते हो कि इतनी कॉजेस की वजह से इतने इफेक्ट्स हुए हैं। ऑल ऑफ यू गेटिंग? सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इवैल्यूएशन रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च इज नथिंग बट द सब टाइप ऑफ एक्शन रिसर्च, जिसमें हम एक्शन रिसर्च तो करते ही है, बट एक्शन रिसर्च करते वक्त हम डिफरेंट लॉज और प्रिंसिपल्स को एक्शन रिसर्च के ऊपर अप्लाई करते हैं। दैट्स वाई इसे अप्लाइड रिसर्च कहा जाता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम फैक्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं एज इट इज एंड उसे हाइपोथेसिस बना के टेस्ट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। कॉजल रिसर्च एज द नेम सजेस्ट। सो कॉजल रिसर्च में हम बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं एंड उसे टेस्ट करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है कि आप इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है उसे आप यहाँ पे क्या करते हो? स्टडी करते हो। स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इज डन बाय। नाउ इनमें से कौन से रिसर्च टाइप में आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स को लेकर स्टडी करते हो? कॉजल रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च और लॉन्जिट्यूडिनल रिसर्च। सो जैसे कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा कि अगर आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करना है देन उसके लिए आप कॉजल रिसर्च करोगे। ओके, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर।
एम्पिरिकल रिसर्च में आप ऑब्जर्व करते हो डिफरेंट फेनोमेनल्स और पार्टिसिपेंट्स को, एंड जो डेटा आपको ऑब्जर्वेशन से मिलता है उस डेटा को आप स्टैटिस्टिकली मेजर करते हो. दैट्स व्हाई यू हैव द प्रॉपर एविडेंस इन द एम्पिरिकल रिसर्च जिसके साथ आप रिजल्ट्स बना सकते हो. एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो होते हैं वेरिएबल्स के बीच में उसे एक्सप्लेन करते हो बेसिकली. एंड लॉन्जिट्यूडिनल रिसर्च इज नथिंग बट पैनल स्टडी जिसमें आप एक ही इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के ऊपर काफ़ी समय तक इक्वल इंटरवल्स के बीच में स्टडी करते हो. ओके, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. मैनिपुलेशन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ. नाउ मैनिपुलेशन ये इनमें से कौन से रिसर्च टाइप का हमेशा पार्ट होता है? हिस्टोरिकल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि वेरिएबल को मैनिपुलेट करना, यानी कि आपको वेरिएबल को आइसोलेट करना है एंड उसकी वैल्यू आपको चेंज करनी है, जो कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हमेशा करते हैं. सो मैनिपुलेशन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ व्हाट? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. बिकॉज इसी सेशन में हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज चेंज करते हैं एंड उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है उसे हम देखते हैं. सो दैट्स व्हाई मैनिपुलेशन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. ओके, हिस्टोरिकल रिसर्च में हम पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जिसको स्टडी करने के बाद हमें समझ में आता है कि पास्ट इवेंट्स की वजह से फ्यूचर एंड प्रेजेंट पर क्या इफेक्ट हो रहा है. फंडामेंटल रिसर्च में हम थियोरीज, लॉज और प्रिंसिपल्स को फॉर्मुलेट करते हैं एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम फैक्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं. सो इन तीनों ही रिसर्च टाइप में हमें वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में तो ये पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज नेचुरल सेटिंग्स में पहले से फैक्ट्स हो चुके हैं. सो वेरिएबल्स ये हमारे कंट्रोल में होते ही नहीं है. फंडामेंटल रिसर्च में हम लॉस को फॉर्मुलेट करते हैं. दैट्स व्हाई यहाँ पे भी आपको वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नॉट इन हिस्टोरिकल रिसर्च. ओके, वन टाइम रिसर्च इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ. नाउ वन टाइम रिसर्च इनमें से कौन से स्टडीज़ में एप्लीकेबल है? एनवायरमेंटल स्टडीज़, डायग्नोस्टिक स्टडीज़, हिस्टोरिकल स्टडीज़, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़. वन टाइम रिसर्च का मतलब होता है कि एक ही अमाउंट ऑफ टाइम पे रिसर्च करना, वो भी काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स के ऊपर. सो यू कैन सी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडीज़. सो एनवायरमेंटल स्टडीज़ में हम एनवायरमेंट के बारे में स्टडी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि क्लाइमेट चेंज. सो क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर आपको स्टडी करना है देन ऑब्वियसली आपको बार बार उसके रीडिंग्स लेने पड़ेंगे, बार बार आपको उसके ऊपर स्टडी करना पड़ेगा एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. सो एनवायरमेंटल स्टडीज़ ये कोई वन टाइम रिसर्च नहीं है. सो दिस इज एलिमिनेटेड. डायग्नोस्टिक स्टडीज़ में बेसिकली हम डायग्नोसिस के बारे में स्टडी करते हैं कि एक पर्टिकुलर डिसीज़ क्यों हुआ है, राइट, एंड जो कि हम क्लिनिकल स्टडीज़ में कर सकते हैं जिसमें हम काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स के ऊपर एक ही समय पे स्टडी करते हैं. सो बेसिकली काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स के ऊपर आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हो एंड उस ट्रीटमेंट के को लेकर इंडिविजुअल्स कैसे हमें कोऑपरेट करते हैं. सो अकॉर्डिंगली आप एक ही टाइम के ऊपर, मतलब बेसिकली एक ही टाइम में आप उनके रीडिंग्स लेते हो. दैट्स व्हाई डायग्नोस्टिक स्टडीज़ में वन टाइम रिसर्च इज पॉसिबल एंड दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 2 बिकॉज डायग्नोस्टिक स्टडीज़ में हम वन टाइम रिसर्च को कर सकते हैं. हिस्टोरिकल स्टडीज़ में हम पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं जिसमें काफ़ी सारे पास्ट इवेंट्स होते हैं एंड इन पास्ट इवेंट्स को स्टडी करना वो भी वन टाइम में इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो दिस इज गेट एलिमिनेटेड. एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में तो रिपीटेटिवली स्टडी करना पड़ता है. सो दिस ऑल्सो गेट्स एलिमिनेटेड. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. नाउ लेट अस बिगिन. अ रिसर्च प्रॉब्लम इज. नाउ रिसर्च प्रॉब्लम होता क्या है? अ क्वेश्चन दैट द रिसर्चर वांट्स टू आंसर. ये क्वेश्चन है जिसके लिए रिसर्चर को आंसर चाहिए. अ स्टेटमेंट दैट आउटलाइंस द इशू दैट द रिसर्चर वांट्स टू इन्वेस्टिगेट. रिसर्च प्रॉब्लम ये एक स्टेटमेंट है जिसमें रिसर्चर इशू क्रिएट करता है और ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है और जिसमें एक बेसिक इशू होता है जिस इशू को रिसर्चर इन्वेस्टिगेट करना चाहता है. अ हाइपोथेसिस दैट द रिसर्चर वांट्स टू टेस्ट.
रिसर्च प्रॉब्लम ये एक हाइपोथेसिस होता है जिसको रिसर्चर टेस्ट करना चाहता है, ऑल ऑफ द अबव। जैसे कि मैंने इस सेशन को जब शुरुआत की थी तब बताया था कि रिसर्च प्रॉब्लम ये एक रिसर्च क्वेश्चन होता है जिसके लिए रिसर्चर सल्यूशन चाहता है। सो रिसर्च क्वेश्चन को हम रिसर्च प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं ताकि इस रिसर्च प्रॉब्लम के थ्रू हम रिसर्च क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट रिसर्च मेथोडोलॉजी टेक्निक्स। ओके, दैट्स वाई रिसर्च प्रॉब्लम ये एक क्वेश्चन है जिसके लिए रिसर्चर आंसर चाहता है। रिसर्च प्रॉब्लम ये एक एक स्टेटमेंट होता है जिसमें काफ़ी स्पेसिफिक क्लैरिटी होती है अबाउट द करंट इशू जिसके लिए रिसर्चर सल्यूशन चाहता है। दैट्स वाई ये एक स्टेटमेंट होता है जिसमें इशू होता है, जिस इशू को रिसर्चर इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। सो दिस इज अगेन अ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को हम हाइपोथेसिस में बाद में कन्वर्ट करते हैं। हाइपोथेसिस इज नथिंग बट अ प्रेडिक्शन ऑफ द रिसर्च आउटकम्स। ओके, सो हाइपोथेसिस में रिसर्च प्रॉब्लम को कन्वर्ट करते हैं बिकॉज हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड दैट्स वाई ये बहुत इसेंशियल होता है। दैट्स वाई रिसर्च प्रॉब्लम इज नथिंग बट अ हाइपोथेसिस। ओके, जिस हाइपोथेसिस को रिसर्चर टेस्ट करना चाहता है। सो दिस इज अगेन अ रिसर्च प्रॉब्लम। दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज ये सारे के सारे जो ऑप्शंस है दीज आर नथिंग बट रिसर्च प्रॉब्लम। ओके, which of the following is not a characteristic of a good research problem? Now इनमें से कौन सा good research problem का characteristic नहीं है? It is a clear and well defined, ये काफ़ी clear and well defined होना चाहिए, मतलब उसका जो definition है वो proper होना चाहिए। It is too broad और too narrow in scope, ये बहुत ज़्यादा broad या फिर बहुत ज़्यादा कम स्कोप में होना चाहिए, मतलब इसका स्कोप इधर बहुत ज़्यादा होना चाहिए या फिर इधर बहुत कम होना चाहिए। इट इज़ रिसर्चेबल, रिसर्च प्रॉब्लम ये रिसर्च करने के लायक होना चाहिए। इट इज़ रिलेवेंट एंड सिग्निफिकेंट, ये रिलेवेंट का मतलब है कि ये सोसाइटी में जितने भी सारे प्रॉब्लम्स है उसके साथ रिलेवेंट होना चाहिए एंड एज वेल सिग्निफिकेंट होना चाहिए, यानी कि महत्वपूर्ण। ओके, सो स्टूडेंट्स, रिसर्च प्रॉब्लम के काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट जब हम किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को गुड बोलते हैं देन उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि उसमें काफ़ी सारी क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी का मतलब होता है कि ये रिसर्च प्रॉब्लम ऐसा होना चाहिए विच शुड बी एग्जैक्टली स्पेसिफिक विद द रिसर्च क्वेश्चन जिसके बारे में हमें सोल्यूशन चाहिए एंड दैट्स वाई रिसर्च प्रॉब्लम ये काफ़ी क्लियर होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। देन रिसर्च प्रॉब्लम हमेशा रिसर्चेबल होना चाहिए, मतलब ये रिसर्च करने के लायक होना चाहिए। सो दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम। ये रिलेवेंट होना चाहिए सोसाइटी में जितने भी सारे प्रॉब्लम्स है उसके साथ, ताकि हम सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉल्व कर सके। एज वेल ये महत्वपूर्ण होना चाहिए। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे जो गुड रिसर्च प्रॉब्लम का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो ये है ऑप्शन 2, इट इज़ टू ब्रॉड और टू नैरो इन स्कोप। देखो, रिसर्च प्रॉब्लम ये बहुत ही ज़्यादा स्कोप में ब्रॉड या फिर बहुत ही कम स्कोप में नहीं होना चाहिए। ओके, इट शुड बी बेसिकली स्पेसिफिक इनफ कि हम उसे मैनेज कर सके। ओके, एंड ये उतना ब्रॉड भी होना चाहिए कि जो सिग्निफिकेंट हो। ओके, मतलब वो उतना महत्वपूर्ण भी होना चाहिए एंड एज वेल वो उतना स्पेसिफिक भी होना चाहिए कि जिसे हम मैनेज कर सके। ओके, ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। ओके, सो दिस इज एक्चुअली नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम। ओके, द फर्स्ट स्टेप इन डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। नाउ रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए जो पहली स्टेप होती है वो क्या होती है? कंडक्टिंग अ लिटरेचर रिव्यू, यानी कि जितने भी सारे प्रीवियस लिटरेचर्स होते हैं उन सारे प्रीवियस लिटरेचर्स को रिव्यू करना, देखना कि हम जिस करंट टॉपिक के बारे में स्टडी करना चाहते हैं उस टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारे रिसर्चर और ऑथर ने पहले क्या रिसर्च किया था। सो उनके जितने भी सारे रिसर्च पेपर्स होते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, वो हम लिटरेचर रिव्यू में रिव्यू करते हैं।
आइडेंटिफाइंग अ ब्रॉड टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्रॉड टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आइडेंटिफाई करें, मतलब जिस टॉपिक के ऊपर हमें बेसिकली इंटरेस्ट है, जिसके ऊपर हम रिसर्च करना चाहते हैं, वो जो ब्रॉड टॉपिक होता है उसको आइडेंटिफाई करना, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना या फिर डेटा को कलेक्ट करना। सो स्टूडेंट्स, जब भी हम रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, यानी कि जब भी हम रिसर्च प्रॉब्लम को बनाते हैं, देन उसमें जो पहली स्टेप होती है वो यही होती है कि जिस टॉपिक के ऊपर हमें स्टडी करना है या फिर जिस टॉपिक के ऊपर हमें इंटरेस्ट है, उस टॉपिक को सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, विच इज़ योर first step. So that's why here your correct answer should be what? 2, that is identifying a broad topic of interest. Okay, a research problem can be derived from. So हम research problem को कहाँ से derive कर सकते हैं, यानी कि exactly आपको यहाँ पे ये पूछा है कि research problem के बारे में जो जानकारी होती है वो आपको किस प्रकार के sources से मिलती है? Personal experience and observation, then existing theories or literature, then practical issues or problems, all of the above. So students, research problem is nothing but what? A research question, जिसके बारे में हमें solution चाहिए होता है. So research question आपको कहीं से भी मिल सकता है ना, जैसे कि आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वहाँ से, मतलब जो आपको लगता है कि इस टॉपिक के बारे में हमें सोल्यूशन ढूंढना बहुत इसेंशियल है, सो आप उस पर रिसर्च करने लगते हो. सो आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, आपका जो ऑब्जर्वेशन होता है, जो आप डेली लाइफ में करते हो वो, या फिर जो एग्जिस्टिंग थियरीज होते हैं, लिटरेचर होते हैं, वो देख के भी आपको कुछ टॉपिक्स नज़र आते हैं, ओके, जिसमें आपको रिसर्च करना सही लगता है वो, या फिर जो प्रैक्टिकल इश्यूज होते हैं, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ओके, इन लेबोरेटरी, देन उसमें जितने भी सारे प्रैक्टिकल इश्यूज और प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं उसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो. सो फ्रॉम ऑल ऑफ दीज सोर्सेज आप रिसर्च प्रॉब्लम को बना सकते हो. सो दीज आर नथिंग बट द सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. Okay, that's why here your correct answer should be what? 4, that is all of the above. Which of the following is not a source of research problems? Now इनमें से कौन सा research problem का source नहीं है? Personal biases और opinions. Personal biases यानी कि हमारा खुद का bias या फिर हमारा खुद का opinion. प्रीवियस रिसर्च स्टडीज, पहले के रिसर्च स्टडीज, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, प्रीवियस लिटरेचर्स, राइट. सोशल इश्यूज और प्रॉब्लम्स, सोसाइटी में जितने भी सारे इश्यूज अब चल रहे हैं, जितने भी सारे प्रॉब्लम्स है वो, या फिर थियरीज और कॉन्सेप्ट्स इन अ पर्टिकुलर फील्ड. कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में अगर कोई थियरीज है, कॉन्सेप्ट्स है वो, ओके. सो स्टूडेंट्स, पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा था अबाउट सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, जो कि थे कि हमारा डेली एक्सपीरियंस क्या होता है, हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं. प्रीवियस रिसर्च स्टडीज से भी हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट रिसर्च प्रॉब्लम. एज वेल सोसाइटी में जितने भी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, उससे हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है. जो थियरीज और कॉन्सेप्ट्स होते हैं इन अ स्पेसिफिक फील्ड, उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है. सो यहाँ पे जो ऑप्शन है विच इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, वो ये है पर्सनल बायसेस और ओपिनियंस. ओके, बिकॉज रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी ऑलवेज बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्टिव एविडेंस एंड ऑब्जर्वेशन. जो ऑब्जेक्टिव एविडेंस होता है एंड जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन होता है, उसी के आधार पर रिसर्च प्रॉब्लम होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव एविडेंस का मतलब होता है कि एक ऐसा एविडेंस जो हमने बायस फ्री करके बनाया है और जो हमें बायस फ्री मिला है. बायस फ्री का मतलब आप जानते हो, यानी कि फेयरली मिला है आपको. आपने यहाँ पे कोई भी पक्षता नहीं की है, निपक्षता से आपको एविडेंस मिला है, निपक्षता से आपने ऑब्जर्वेशंस किए हैं. सो उससे जो आपको रिसर्च प्रॉब्लम मिलता है, विच इज योर correct research problem and which is your ethical research problem. Okay, that's why here your correct answer should be what? 1, that is personal biases and opinions, जो कि research problems के source नहीं है. रिसर्च प्रोसेस begins with. नाउ रिसर्च प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से होती है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च डिजाइन, कलेक्शन ऑफ डेटा, रिपोर्ट राइटिंग. ना ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि रिसर्च प्रॉब्लम की शुरुआत और रिसर्च बेसिकली प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से होती है. रिसर्च प्रोसेस का मतलब होता है कि जैसे ही आपको रिसर्च प्रॉब्लम मिलता है, उस रिसर्च प्रॉब्लम को आप साइंटिफिक मेथड से सॉल्व करने को शुरुआत करते हो, राइट.
सो रिसर्च प्रोसेस को बिगिन करने के लिए सबसे पहले आपको रिसर्च प्रॉब्लम की ज़रूरत है. सो उसके लिए सबसे पहले आपको रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, राइट. सो विच इज़ योर करेक्ट आंसर? दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 1, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. If the researcher is not familiar with research problem, then which study is conducted to acquire knowledge of the subject? अगर रिसर्चर रिसर्च प्रॉब्लम के साथ फैमिलियर नहीं है, मतलब अगर उसे रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादातर इंफॉर्मेशन नहीं है, देन उसके लिए अगर उसे उस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अक्वायर करना है, देन उसके लिए वो इनमें से कौन से स्टडी को करेगा? वेदर रिसर्चर प्री टेस्टिंग करेगा, या फिर पायलट स्टडी करेगा, या फिर डिटेल्ड स्टडी करेगा, या फिर एनालिटिकल स्टडी करेगा. सो इन दिस सिचुएशन रिसर्चर पायलट स्टडी करेगा. पायलट स्टडी का मतलब होता है कि ये एक ऐसा स्टडी होता है जो हम बहुत ही कम पार्टिसिपेंट्स के ऊपर करते हैं, बिकॉज हम जान सके कि ये एग्जैक्टली रिसर्च प्रॉब्लम है क्या. सो रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हम पायलट स्टडी करते. अगर आपको पायलट स्टडी से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, देन आप आगे का पूरा जो प्रॉपर आपका रिसर्च होता है वो आप करते हो. ओके, दैट्स व्हाई इन दिस सिचुएशन आप पायलट स्टडी करोगे. प्री टेस्टिंग करते हैं जब हमें स्केड्यूल्स और क्वेश्चनर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जब भी हमें स्केड्यूल्स एंड क्वेश्चनर्स को टेस्ट करना पड़ता है बिफोर यूजिंग देम इन द स्टडी, देन प्री टेस्टिंग किया जाता है. डिटेल स्टडी यानी कि वो जो प्रॉपर रिसर्च स्टडी होता है वो जिसमें हम सब कुछ करते हैं, ओके, इन डिटेल हम स्टडी करते हैं वो. एनालिटिकल स्टडी इज द टाइप ऑफ रिसर्च मेथड जिसमें बेसिकली जो डेटा होता है उसको एनालाइज करने के बाद हम उस पर स्टडी करते हैं. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? नाउ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सही है? अ गुड रिसर्च डिजाइन इज सच विच गिव्स मिनिमम एक्सपेरिमेंटल एरर. सो एक सही रिसर्च डिजाइन ऐसा होता है जो हमें कम से कम एक्सपेरिमेंटल एरर्स देता है. If data is insufficient, then the research problem will exist. अगर data insufficient है, then research problem आता है. Technological changes are a constant research problem for research. जब भी कुछ भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं, देन वो हमारे लिए एक कांस्टेंट रिसर्च प्रॉब्लम की तरह काम करते हैं. ओके, और ये हमें रिसर्च के लिए कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम्स को सर्च करने के लिए काम करते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट्स, अगर आप ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स देखोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट कि ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स सही है. सो इसके पीछे के रीज़न हम देखते हैं. रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? ये होता है रिसर्च फ्रेमवर्क. सो बेसिकली रिसर्च डिज़ाइन में हम एक प्रकार का डिज़ाइन बनाते हैं पूरे रिसर्च प्रोसेस का, कि हम कौन से डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस मेथड्स को यूज़ करेंगे. ओके, सो दैट्स वाई रिसर्च डिज़ाइन जो होता है वो सही होना चाहिए, कि बेसिकली वो ऐसा होना चाहिए कि जो हमें कम से कम एक्सपेरिमेंटल एरर दे सके, बिकॉज जिसकी मदद से हम बहुत ही एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट्स दे सकते हैं. ओके, एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट्स दे सकते हैं जिसकी मदद से. ओके, अगर डेटा इनसफिशिएंट है, देन ऑब्वियसली उसकी वजह से रिसर्च प्रॉब्लम तो रहेगी ही, बिकॉज डेटा इनसफिशिएंट है. ओके, दैट्स वाई रिसर्च प्रॉब्लम तो रहेगा, बिकॉज देयर वोंट बी इनफ इंफॉर्मेशन कि हम एडेक्वेटली इशू को एड्रेस कर सके, बिकॉज उसकी वजह से हमारे सामने उतनी एडेक्वेट इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी कि हम इशू को अच्छे से सॉल्व कर सके. राइट, सो ये भी स्टेटमेंट सही है. अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे देखो न्यू टेक्नोलॉजीज आती है, काफ़ी सारे एडवांसमेंट्स उनमें होते रहते हैं. सो उनकी वजह से क्या होता है कि वो नए रिसर्च क्वेश्चंस एंड नए रिसर्च चैलेंजेस को क्रिएट करते हैं. दैट्स वाई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने की वजह से रिसर्च के लिए हम कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम्स को सर्च करते हैं. ओके, सो ये भी सही है. सो योर करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी व्हाट? 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. विच इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ गुड रिसर्च प्लान? नाउ इनमें से कौन सा सही रिसर्च प्लान का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है? अ गुड रिसर्च डिजाइन गिव्स मिनिमम एक्सपेरिमेंटल एरर.
A good research design should be flexible, efficient and appropriate. A good research design should be economical, all of the above. जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चन में देखा था अबाउट दिस कि अच्छा रिसर्च डिज़ाइन ऐसा होता है कि जो हमें कम से कम एक्सपेरिमेंटल एरर देता है, यानी कि इसकी वजह से हमें रिसर्च के रिजल्ट्स एक्यूरेट एंड रिलायबल मिलते हैं. सो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है गुड रिसर्च प्लान का. देन जो अच्छा रिसर्च डिज़ाइन होता है वो हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए. फ्लेक्सिबल यानी कि इसमें हम काफ़ी सारे रिसर्च मेथड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर विश. ओके, एज वेल ये एफिशिएंट होना चाहिए, यानी कि जो फंक्शन इसमें होता है वो फंक्शन वो अच्छी तरीके से करता है या नहीं करता है, इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. देन ये अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए. सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गुड रिसर्च प्लान. ये इकोनॉमिकल होना चाहिए. इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं एंड बहुत कम कॉस्टली भी नहीं. देखो, इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि ये एक रिसर्च डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, ये इतना अप्रोप्रिएट होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, जिसकी मदद से हम अच्छे से रिसर्च भी कर सकते हैं एंड एज वेल जिससे हमें ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगेगी. ओके, दैट्स वाई ये सारे के सारे जो ऑप्शंस है, ऑल ऑफ दीज आर द फीचर्स ऑफ अ गुड रिसर्च प्लान. ओके, प्री टेस्टिंग हेल्प्स इन. नाउ प्री टेस्टिंग हमें कहाँ पे हेल्प करती है? Formulation of schedules and questionnaires, improvement of schedules and questionnaires, revealing the strength and weakness of schedules and questionnaires, all of the above. So students, हमने इसी सेशन में देखा था कि प्री टेस्टिंग हम करते हैं ताकि हम schedules and questionnaires जो होते हैं उनको टेस्ट कर सके बिफोर यूजिंग देम इन स्टडी. सो क्वेश्चनियर्स में बेसिकली हम रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं उनको क्वेश्चंस पूछते हैं थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स एंड रिस्पोंडेंट्स हमें आंसर्स प्रोवाइड करते हैं. स्केड्यूल्स में भी यही होता है, बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रिस्पोंडेंट्स रिसर्चर जो होता है वो खुद ही रिस्पोंडेंट्स के जो आंसर्स होते हैं वो क्वेश्चनियर्स में फिलअप करते हैं. ओके, मतलब रिस्पोंडेंट्स आंसर्स देते हैं बट इंस्टेड ऑफ रिस्पोंडेंट्स क्वेश्चन पेपर जो होता है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली एग्जामिनर और रिसर्चर खुद ही वो फिलअप करता है. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्केड्यूल्स एंड क्वेश्चनर्स. ओके, सो प्री टेस्टिंग हमें हेल्प करता है ताकि हम काफ़ी अच्छे स्केड्यूल्स एंड क्वेश्चनर्स को बना सके बिफोर यूजिंग देम इन द स्टडी. सो ये एक उसके लिए इम्पॉर्टेंट है. एज वेल स्केड्यूल्स एंड क्वेश्चनर्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं. अगर कुछ उसमें कोई भी एरर्स है देन वो हम देख के उसे इम्प्रूव कर सकते हैं बिफोर यूजिंग देम इन स्टडी. एज वेल उनमें कौन सी स्ट्रेंथ्स है, कौन से वीकनेसेस है, उसको भी हम रिवील कर सकते हैं ताकि हम जान सके कि हम क्या उसमें चेंजेस कर सकते हैं, क्या हम उसमें इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं बिफोर यूजिंग देम इन स्टडी. सो इन सारी चीज़ों के लिए प्री टेस्टिंग हमें हेल्प करता है. सो दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? 4. दैट इज ऑल ऑफ द अबव. So now let us begin. Literature is a. Now literature क्या है? Whether it is written record, whether it is published record, whether it is unpublished record or all of these. So students, literature का मतलब होता है कि previous studies के बारे में जो भी कुछ information है उसे collect करना. जिस information को collect करके हम present study topic के लिए preparations कर सकते हैं. सो ये जो लिटरेचर होता है वो रिटन रिकॉर्ड में भी हो सकता है, पब्लिश्ड फॉर्मेट में हो सकता है, एज वेल अनपब्लिश्ड फॉर्मेट में हो सकता है. सो लिटरेचर ये बेसिकली रिटन फॉर्मेट में ही होता है, बट इन दैट रिटन फॉर्मेट आप पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स को भी रेफर कर सकते हो, एज वेल आप अनपब्लिश्ड वर्क को भी रेफर कर सकते हो, जैसे कि बुक्स एंड अदर information on the internet. That's why here your correct answer should be what? For all of these, because ये सारे के सारे literature है. Okay, which method of literature review involves a non-statistical method to present data having the feature of systematic method too. Now इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है ऑफ लिटरेचर रिव्यू जिसमें आप नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड्स का भी इस्तेमाल करते हो, एज वेल आप इसमें सिस्टमैटिक मेथड्स का भी इस्तेमाल करते हो. सो वेदर इट इज़ नरेटिव मेथड, सिस्टमैटिक मेथड, मेटा एनालिसिस मेथड ऑफ लिटरेचर रिव्यू, मेटा सिंथेसिस मेथड ऑफ लिटरेचर रिव्यू.
सो स्टूडेंट्स, नरेटिव मेथड ये एक लिटरेचर रिव्यू का ही मेथड है, बट इसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हैं, बट थ्रू द स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को हम स्टोरीज के थ्रू कन्वे कर सकते हैं। सो इसके लिए हम काफ़ी सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कैरेक्टर डेवलपमेंट, प्लॉट, सेटिंग, स्टाइल, थीम। ओके, एंड इन सारे टेक्निक्स को यूज़ करके हम स्टोरीज़ को एंगेज कर सकते हैं, मतलब एंगेजिंग स्टोरीज बेसिकली हम इसकी मदद से बना सकते हैं, एंड थ्रू द स्टोरीज हम इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हैं। सो ये कोई सिस्टमैटिक एंड नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल करता नहीं है, बिकॉज इसमें काफ़ी अलग टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं। सो दिस ऑप्शन गेट्स एलिमिनेटेड। सिस्टमैटिक मेथड में काफ़ी सिस्टमैटिक और जो प्रोसीजर्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, इसमें सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। सिस्टमैटिक मेथड्स में काफ़ी सारे जो स्टेप्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है, फ्रॉम प्लानिंग अ रिसर्च एंड टिल द कंक्लूजन एवरीथिंग। ओके, दैट्स वाई ये तो सिस्टमैटिक मेथड होता ही है, बट इसी के अलावा आप इसमें स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड्स दोनों का भी इस्तेमाल करके डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। मेटा एनालिसिस मेथड ऑफ लिटरेचर रिव्यू ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप सिस्टमैटिक मेथड्स का तो इस्तेमाल करते ही हो, बट उसी के साथ आप क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स का इस्तेमाल करते हो। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स, राइट, एंड दैट्स वाई ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एंड द बचा हुआ ऑप्शन है मेटा सिंथेसिस मेथड ऑफ लिटरेचर रिव्यू। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, बिकॉज इस मेथड का इस्तेमाल करते हो आप, एंड इसमें बेसिकली आप नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड सिस्टमैटिक मेथड्स का भी यूज़ करते हो। नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड्स यानी कि इसमें आप क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स को यूज़ करते हो। सो मेटा सिंथेसिस मेथड में बेसिकली आप मल्टीपल स्टडीज़ जो होते हैं ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक उनको यूज़ करते हो, ताकि आप जो फाइंडिंग्स होते हैं अबाउट द मल्टीपल स्टडीज़, ओके, उनको आप एग्रीगेट कर सको या एंड एज वेल इंटरप्रेट कर सको, एज वेल सिंथेसाइज कर सको डिफरेंट फाइंडिंग्स को। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसकी वजह से आप जो डीपर अंडरस्टैंडिंग होता है ऑफ कॉम्प्लेक्स फेनोमेना वो भी दे सकते हो बाय इंटरप्रेटिंग फाइंडिंग्स फ्रॉम मल्टीपल स्टडीज़, एंड ये काफ़ी सिस्टमैटिक एंड रिग्रेस मेथड होता है। सो इन सिंपल वर्ड्स, मेटा सिंथेसिस मेथड में बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आप मल्टीपल स्टडीज़ के थ्रू काफ़ी सारे फाइंडिंग्स को एग्रीगेट कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो, एंड एज वेल सिंथेसाइज कर सकते हो। इस मेथड में आप फेनोमेनन के बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, दिस इज ऑल अबाउट मेटा सिंथेसिस मेथड। Comparisons of non-statistical variables are performed under which method of literature review? Now इनमें से कौन सा literature review का मेथड ऐसा है जिसमें आप non-statistical variables को compare कर सकते हो? So non-statistical जो वेरिएबल्स होते हैं उनका मतलब होता है कि कैटेगरिकल वेरिएबल। ओके, सो ये जो कैटेगरिकल वेरिएबल्स होते हैं, इन वेरिएबल्स को आप न्यूमेरिकली क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो, बट आप इनको क्लासीफाई कर सकते हो, मतलब आप उनको डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हो। ओके, नरेटिव मेथड, सिस्टमैटिक मेथड, मेटा एनालिसिस मेथड ऑफ लिटरेचर रिव्यू, मेटा सिंथेसिस मेथड ऑफ लिटरेचर रिव्यू। सो स्टूडेंट्स, ये सारे मेथड्स हमने पिछले क्वेश्चन में देखे थे। सो इनमें से एक ही मेथड ऐसा है जिसमें हम कैटेगरिकल वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकते हैं, एंड वो है नरेटिव मेथड। बिकॉज नरेटिव मेथड में, जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कि हम स्टोरीज के थ्रू इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं, एंड दैट्स वाई इसमें बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वालिटेटिव डेटा होता है वही होता है। दैट्स वाई क्वालिटेटिव डेटा यानी कि ऐसा डेटा जिसको आप सिर्फ कैटेगराइज कर सकते हो, राइट, एंड दैट्स वाई it basically involves non-statistical variables. So in non-statistical variables को compare करके ही आप stories बनाते हो, and then you give the information to the audience. Okay, so that's why here your correct answer is what? Narrative method. Literature review is not similar to. Now literature review इनमें से कौन से option के साथ similar नहीं है? Annotated bibliography, abstract, survey, all of these. So students,
हमने देखा कि लिटरेचर रिव्यू यानी कि रिव्यू ऑफ प्रीवियस स्टडीज, ओके। दैट्स वाई एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी में बेसिकली सोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है जिसे हम रेफर करते हैं, एंड इसमें सोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन होती ही है, बट उसी के अलावा इसमें बेसिकली डिस्क्रिप्शन होता है सोर्सेस के बारे में अप टू 50 to 150 वर्ड्स, ओके। सो दैट एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी इज नॉट अ लिटरेचर रिव्यू। अब्स्ट्रैक्ट यानी कि सारांश, जिसमें हम रिसर्च जो होता है, रिपोर्ट बेसिकली उसमें जो इम्पॉर्टेंट समरी होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम अब्स्ट्रैक्ट में देते हैं। सर्वेज यानी कि डेटा कलेक्शन मेथड, जिसमें बेसिकली हम क्वेश्चंस पूछते हैं टू आवर ऑडियंसेस एंड हमें रिस्पॉन्सेज उनसे मिलते हैं। सो ये तीनों ही ऑप्शंस ऐसे हैं विच इज़ नॉट सिमिलर टू लिटरेचर रिव्यू। दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ओके। लिटरेचर कलेक्टेड इज रिव्यूड एंड प्रिफरेबली अरेंज्ड। जब भी हम लिटरेचर को कलेक्ट करते हैं देन उसे हम रिव्यू करते हैं एंड उसे हम अरेंज करते हैं। सो हम उसे कैसे अरेंज करते हैं? अल्फ़ाबेटिकली, क्रोनोलॉजिकली, रैंडमली, नन ऑफ दीज। सो स्टूडेंट्स, जब भी लिटरेचर को कलेक्ट किया जाता है देन उसे रिव्यू किया जाता है एंड रिव्यू करने के बाद उसे अरेंज किया जाता है। सो उसे बेसिकली क्रोनोलॉजिकली अरेंज किया जाता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड। सो जो लिटरेचर आपको सबसे पहले मिला है उसे आप सबसे पहले रिव्यू करोगे एंड उसे आप सबसे पहले अरेंज करोगे, एंड जितने भी सारे लिटरेचर्स आपने बाद में कलेक्ट किए हैं उनको आप बाद में रिव्यू करोगे एंड बाद में अरेंज करोगे। दैट्स व्हाई लिटरेचर जब भी आप कलेक्ट करते हो देन उसे बेसिकली क्रोनोलॉजिकली अरेंज किया जाता है। नो टाइम फ्रेम इज सेट टू कलेक्ट लिटरेचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंपाइलिंग रिव्यूज। नाउ इनमें से कौन सा लिटरेचर मेथड ऐसा है जिसमें बेसिकली आप पहले से ही टाइम फ्रेम को सेट नहीं करते हो कि आप कब लिटरेचर को कलेक्ट करोगे? ट्रेडिशनल मेथड, सिस्टमैटिक मेथड, मेटा एनालिसिस, मेटा सिंथेसिस। सो स्टूडेंट्स, हमने ये जो 3 मेथड्स है ये हमने पहले भी देखे हैं, राइट। एंड ये तीनों मेथड्स बहुत ही सिस्टमैटिक एंड रिगरस है, यानी कि इसमें सबसे पहले तो हम प्री प्लान्ड जो स्टेजेस होते हैं वो करके रखते हैं, राइट। एंड दैट्स वाई इसमें पहले से ही प्री प्लान्ड होता है कि आप लिटरेचर को कब कलेक्ट करोगे। सो इसमें टाइम फ्रेम पहले से ही सेट होती है, बट इनमें से एक ही ऑप्शन ऐसा है विच इज़ ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें आप पहले से ही टाइम फ्रेम सेट नहीं करते हो कि आप कब लिटरेचर को कलेक्ट करोगे। एंड दैट्स वाई ये काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड मेथड है, काफ़ी अनसिस्टमैटिक मेथड है, एंड इसमें आप कभी भी कैसे भी लिटरेचर को कलेक्ट करते हो। दैट्स वाई इसे ट्रेडिशनल मेथड कहा जाता है, ओके। विच मेथड ऑफ द लिटरेचर रिव्यू इज मोर रिलायबल ऑफ ड्रॉइंग कंक्लूजन्स ऑफ ईच इंडिविजुअल रिसर्चर फॉर न्यू कॉन्सेप्चुअलाइजेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस। नाउ इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें बेसिकली हम ज़्यादा रिलायबल रहते हैं ऑन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल रिसर्चर, ताकि वो जितने भी सारे कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं उनको हम इंटरप्रिट करके नए कॉन्सेप्ट्स को बना सके। सो वेदर इट इज़ नरेटिव मेथड, सिस्टमैटिक मेथड, मेटा एनालिसिस मेथड, मेटा सिंथेसिस मेथड। सो स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे मेथड्स हमने पहले भी देखे हैं, बट इनमें से एक ही मेथड ऐसा है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल रहते हैं ऑन ईच इंडिविजुअल रिसर्चर, ताकि उनके जितने भी सारे कंक्लूजन्स है उनको इंटरप्रिट करके हम नए कॉन्सेप्ट्स को फॉर्मुलेट कर सके, एंड वो है मेटा सिंथेसिस मेथड। बिकॉज मेटा सिंथेसिस मेथड में हम मल्टीपल स्टडीज़ के जितने भी सारे फाइंडिंग्स होते हैं उनको एग्रीगेट करते हैं, इंटरप्रिट करते हैं एंड सिंथेसाइज करते हैं ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक एज वेल। इसकी वजह से हम डीपर अंडरस्टैंडिंग जो होता है ऑन अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके। एंड ये काफ़ी सिस्टमैटिक एंड रिगरस भी होता है। दैट्स वाई इसकी मदद से हम ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल रहते हैं ऑन ईच इंडिविजुअल रिसर्चर, ताकि उनके जितने भी सारे कंक्लूजन्स है
उनको इंटरप्रेट करके हम नए कॉन्सेप्ट्स को बना सके। जैसे कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है एंड दैट्स वाई इसमें कॉन्सेप्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा भरोसा किया जाता है एंड एज वेल इंडिविजुअल रिसर्चर्स के जितने भी सारे कंक्लूजन्स होते हैं उन पे भी ज़्यादा भरोसा किया जाता है बिकॉज इट इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। ओके, लिटरेचर रिव्यू इज बेसिकली टू ब्रिज द गैप बिटवीन। नाउ लिटरेचर रिव्यू इनमें से कौन से फैक्ट्स के बीच में जो गैप है उसे पार कर देता है। सो वेदर इट इज न्यूली इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स, प्रीवियसली इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स, फैक्ट्स इस्टेब्लिश्ड टाइम टू टाइम, प्रीवियस टू करंट इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स। सो स्टूडेंट्स, लिटरेचर रिव्यू ये हमेशा प्रीवियस स्टडीज़ के ऊपर किया जाता है ताकि हम प्रीवियस स्टडीज़ को लेकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसका जो इस्तेमाल है वो हम करंट रिसर्च टॉपिक के लिए कर सके। एंड दैट्स वाई जो प्रीवियस रिसर्च टॉपिक्स होते हैं, रिसर्च स्टडीज़ होते हैं एंड जो करंट फैक्ट्स होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है वो बेसिकली लिटरेचर रिव्यू पार कर देता है। दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? 4. The last step in writing the literature review is, now literature review को राइट करने के लिए जो सबसे लास्ट स्टेप होती है वो क्या होती है? Whether it is developing a final essay, developing a coherent essay, developing a collaborated essay, developing a coordinated essay. So students, literature review को राइट करने के लिए बेसिकली हम 3 स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से सबसे पहली स्टेप होती है इंट्रोडक्शन को लिखना। बेसिकली इंट्रोडक्शन में टॉपिक के बारे में ओवरव्यू प्रोवाइड किया जाता है एज वेल रिव्यू का जो पर्पस है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। योर सेकेंड स्टेप इज नथिंग बट अ बॉडी। सो बेसिकली बॉडी में आप जैसे ही आप क्रोनोलॉजिकली लिटरेचर्स को कलेक्ट करते हो वैसे ही बॉडी में क्रोनोलॉजिकली उन लिटरेचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ओके, एंड बेसिकली काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड क्रोनोलॉजिकली ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। एंड योर लास्ट स्टेप इज कंक्लूजन। ओके, सो कंक्लूजन में इन सारे लिटरेचर्स की जो समरी होती है उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो कंक्लूजन में प्रोवाइड की जाती है। एंड एज वेल कंक्लूजन आप सभी को एक डायरेक्शन देता है ताकि आप फर्दर रिसर्च कर सके। दैट्स वाई जो आपकी लास्ट स्टेप होती है रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू को राइट करने के लिए वो ये होती है कि डेवलपिंग अ कोहेरेंट एसे, बिकॉज कोहेरेंट का मतलब होता है कि सुसंगत, एंड कंक्लूजन ये हमेशा सुसंगत होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड लिटरेचर्स इन द बॉडी पार्ट। ओके, एंड ये इतना कोहेरेंट होना चाहिए कि इट शुड गिव द समरी ऑफ ऑल द लिटरेचर्स एज वेल, इसकी मदद से हमें फ्यूचर रिसर्च के लिए भी डायरेक्शन मिल जाए। ओके, द प्राइमरी पर्पज ऑफ लिटरेचर रिव्यू इज टू फैसिलिटेट डिटेल्ड बैकग्राउंड ऑफ। नाउ जो प्राइमरी पर्पज होता है किसी भी लिटरेचर रिव्यू का वो यही होता है कि वो हमें डिटेल्ड बैकग्राउंड प्रोवाइड कर सके। वो किसके बारे में डिटेल्ड बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है? सो वेदर इट इज प्रेजेंट स्टडीज, प्रीवियस स्टडीज, फ्यूचर स्टडीज, नन ऑफ दीज। सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, हम लिटरेचर रिव्यू में प्रीवियस स्टडीज के बारे में स्टडी करते हैं ताकि उसके बारे में जितनी भी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है वो हम दे सके। सो दिस इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ लिटरेचर रिव्यू। ओके, नाउ लेट अस बिगिन। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मे नॉट बी रिक्वायर्ड इन। नाउ इनमें से कौन से रिसर्च टाइप में हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना जरूरी नहीं है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, नन ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट अबाउट द रिसर्च आउटकम जिसे हम टेस्ट कर सके। एंड हाइपोथेसिस को हमेशा रिसर्च में फॉर्मुलेट किया जाता है ताकि हम रिसर्च प्रॉब्लम को टेस्ट कर सके, बिकॉज टेस्ट करने के लिए हमें एविडेंस की ज़रूरत होती है। सो बेस्ड अपॉन द एविडेंस एंड वॉट एवर डेटा वी हैव, हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं एंड अगर हमें आउटकम्स सही मिलते हैं देन हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं एंड रिसर्च के रिजल्ट्स हम कंक्लूड करते हैं। अगर हमें आउटकम्स
फॉल्स मिलते हैं देन हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं एंड वी बेसिकली डोंट कंक्लूड द रिसर्च रिजल्ट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो हाइपोथेसिस होता है वो हम काफ़ी सारे रिसर्च टाइप्स में तो फॉर्मुलेट करते ही है, बट कई रिसर्च टाइप्स ऐसे होते हैं जिसमें हाइपोथेसिस को अगर हम फॉर्मुलेट नहीं भी करते हैं तब भी चलता है। सो विच इज़ दैट? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज़ द रिसर्च टाइप जिसमें बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको हम डिस्क्राइब करते हैं, जो फैक्ट्स बेसिकली हुए हैं, अभी हुई है, उस फैक्ट्स के जितने भी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम डिस्क्राइब करते हैं। सो डिस्क्राइब करने के बाद इन्हीं से हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करके उस हाइपोथेसिस को स्टैटिस्टिकली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में टेस्ट करते हैं। दैट्स व्हाई डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को स्टैटिस्टिकल रिसर्च भी कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना अनिवार्य है। सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नाउ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज द रिसर्च जिसमें हम बेसिकली जो चीज़ें हम रिसर्च के बारे में जानते नहीं है वो जानने के लिए इस रिसर्च को किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें आगे बहुत बड़ा रिसर्च करना है एंड उस रिसर्च के बारे में अगर हमारे पास काफ़ी कुछ जानकारी नहीं है, देन जो इनिशियल अमाउंट ऑफ डेटा होता है, जो इनिशियल नॉलेज होता है, उसे ग्रास्प करने के लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का इस्तेमाल किया जाता है। एंड दैट्स वाई एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आपको सिर्फ डेटा प्रोवाइड करता है ताकि आप आगे के रिसर्च में हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करके उसे टेस्ट कर सके। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज द रिसर्च जिसमें आप हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट नहीं करते हो, बिकॉज इट इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस रिसर्च। ओके, सो ये आपका सही ऑप्शन होगा, दैट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। दिस इज योर करेक्ट आंसर। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो आप सभी को पता है जिसमें हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना तो अनिवार्य है। हाइपोथेसिस में हाइपोथेसिस को इसमें टेस्ट किया जाता है बाय डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। इसमें कंट्रोल्ड ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स को यूज करके पार्टिसिपेंट्स को भी असाइन किया जाता है एंड अकॉर्डिंगली टेस्ट किया जाता है, राइट। सो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ओके, a rule or formula that provides a basis for testing a null hypothesis is called। now जिस फॉर्मूला के थ्रू और रूल के थ्रू हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं वो क्या है? टेस्ट स्टैटिस्टिक है या फिर क्रिटिकल वैल्यू है या फिर पी वैल्यू है या फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल है? सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी ने देखा हाइपोथेसिस होता क्या है। सो नल हाइपोथेसिस ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें हम प्रेडिक्ट करते हैं कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स अंडर स्टडी। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस। नाउ व्हाट इज टेस्ट स्टैटिस्टिक? सो टेस्ट स्टैटिस्टिक ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द सैंपल डेटा। ओके, एंड इस सैंपल डेटा की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे ही हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम टेस्ट कर सके वो भी हाइपोथेसिस को। सो स्पेसिफिकली हर एक रिसर्च में नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ओके, एंड बेसिकली ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक होती है दिस इज कंपेयर्ड टू क्रिटिकल वैल्यू टू डिटरमिन वेदर टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। ओके, सो जो क्रिटिकल वैल्यू होती है उनके साथ टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यूज कंपेयर की जाती है जहां से हम डिटरमिन कर सकते हैं कि हमें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। ओके, एंड ये जो चॉइस ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक होती है ये बेसिकली टाइप ऑफ डेटा एंड एज वेल नेचर ऑफ हाइपोथेसिस के ऊपर डिपेंड रहती है। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज क्रिटिकल वैल्यू। नाउ क्रिटिकल वैल्यू ये एक पॉइंट होता है ऑन अ स्केल ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक जिसके बाद के जितने भी सारे पॉइंट्स होते हैं और वैल्यूज होती है, ओके, वो हम नल हाइपोथेसिस के लिए रिजेक्ट करते हैं। ओके, एंड बेसिकली क्रिटिकल वैल्यूज जो होते हैं वो हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के आधार पर तय करते हैं। सो क्रिटिकल वैल्यूज ये एक ऐसी वैल्यूज होती है जिनके बाद के जितने भी सारी वैल्यूज होती है वो अगर हमें नल हाइपोथेसिस में मिलती है देन हम नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। ओके, पी वैल्यू। नाउ व्हाट इज दिस? P value is the measure of strength of evidence against null hypothesis in
हाइपोथेसिस टेस्ट। सो हाइपोथेसिस में बेसिकली जो नल हाइपोथेसिस होता है उसके अगेंस्ट जो एविडेंस होता है, उस एविडेंस की स्ट्रेंथ को अगर हमें मेजर करना है देन देयर इज पी वैल्यू। ओके, नाउ व्हाट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल? सो स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंस इंटरवल में जो वैल्यूज होती है पॉपुलेशन पैरामीटर की, वो सही वैल्यूज होती है। सो जितनी भी वैल्यूज आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल में मिलती है पॉपुलेशन पैरामीटर की, वो सारी वैल्यूज सही होती है एंड वो हम एक्सेप्ट करते हैं एज द वैल्यूज दैट वी गेट एट द एंड ऑफ द रिसर्च रिजल्ट्स। आर यू गेटिंग? ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो यही होगा, टेस्ट स्टैटिस्टिक। बिकॉज टेस्ट स्टैटिस्टिक इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू जो बेसिकली हमें सैंपल डेटा से मिलती है एंड इस वैल्यू को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम नल हाइपोथेसिस को क्या कर सके, टेस्ट कर सके। सो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हमें जिस फॉर्मूला की जरूरत है विच इज नथिंग बट व्हाट, टेस्ट स्टैटिस्टिक। एंड टेस्ट स्टैटिस्टिक को करने के बाद जो वैल्यूज आपको मिलती है वो वैल्यूज आप बेसिकली क्रिटिकल वैल्यू के साथ कंपेयर करते हो ताकि आप तय कर सके कि आपको नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। आई कैन गिव यू द एग्जांपल्स ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक, जैसे कि देखो Z वैल्यूज है, देन F वैल्यूज है, T टेस्ट है, chi स्क्वायर टेस्ट, ऑल ऑफ दीज आर नथिंग बट व्हाट, टेस्ट स्टैटिस्टिक। ओके, in the process of conducting research, formulation of hypothesis is followed by। सो स्टूडेंट्स, जब भी हम रिसर्च को करते हैं, सो रिसर्च में देखो काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। सो उसमें जब हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने की स्टेप आती है, देन उसके बाद में कौन सी स्टेप आती है, फॉलोड बाय का मतलब होता है कि उसके बाद कौन सी स्टेप आती है। ओके, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, then analysis of data, then selection of research tools, then collection of data। so students, hypothesis को formulate करने के बाद obviously हमें data की ज़रूरत है जिसके आधार पर हम hypothesis को test कर सके, right? so data को collect करने के लिए भी हमें काफ़ी सारे research tools की ज़रूरत पड़ती है। so सबसे पहले तो हमें planning करना पड़ता है कि हमें कौन से samples को select करना है, right? so उसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि आपको कौन से सैंपल्स को सिलेक्ट करना है। देन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको कौन से सैम्पलिंग टेक्निक्स को यूज़ करना है। देन आपको इसके लिए भी प्लानिंग करना पड़ेगा कि आप डेटा को कैसे कलेक्ट करोगे, उसे कैसे इंटरप्रेट करोगे, राइट? दैट्स वाई फॉर्म्यूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बाद आपको सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स, ये स्टेप को करना पड़ेगा। एंड सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स के बाद आपको डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, 3। अ स्टेटमेंट अबाउट अ पॉपुलेशन विच इज डेवलप्ड फॉर द पर्पज ऑफ टेस्टिंग इज कॉल्ड। नाउ पॉपुलेशन के बारे में जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं ताकि हम उस पॉपुलेशन के जितने भी सारे डेटा सेट्स है उसे टेस्ट कर सके, सो उस स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? सो वेदर वी कॉल इट एज हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और टी स्टैटिस्टिक और टेस्ट स्टैटिस्टिक। सो स्टूडेंट्स, इसे कहा जाता है व्हाट, हाइपोथेसिस, राइट? बिकॉज हाइपोथेसिस इज नथिंग बट अ एजुकेटेड क्लेम अबाउट द पॉपुलेशन, ओके, जिसे हम टेस्ट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। दैट्स वाई हाइपोथेसिस ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो हम पॉपुलेशन के बारे में बनाते हैं ताकि हम पॉपुलेशन के डेटा सेट्स को टेस्ट कर सके। ओके, दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, 1। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब होता है कि इस स्टेटमेंट को टेस्ट करना। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि व्हाट, कि आपको कितने सिग्निफिकेंस के साथ टेस्ट के रिजल्ट्स मिल रहे। सो जितनी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको अच्छी मिलती है उतने ही आप बता सकते हो कि देयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स अंडर द स्टडी। सो ये जो टॉपिक है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का, वो आगे हम कुछ वीडियोस में देखेंगे, सो डोंट वरी। टेस्ट स्टैटिस्टिक वो अब भी हमने देखा व्हाट इज दैट, जिसके आधार पर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, राइट? A hypothesis which is tested for the purpose of rejection under the assumption that it is true is called। now इनमें से कौन सा hypothesis ऐसा है जो हम टेस्ट करते हैं ताकि वो रिजेक्ट हो जाए,
ओके, एंड देर इज अ अजम्पशन कि वो हाइपोथेसिस सही है. सो हम अज्यूम भी करते हैं कि ये हाइपोथेसिस सही है, बट हमारा पर्पस ये भी होता है कि वो रिजेक्ट हो जाए. सो ऐसा हाइपोथेसिस कौन सा है जिसे हम टेस्ट भी करते हैं. So whether it is null hypothesis, whether it is alternative hypothesis, statistical hypothesis, composite hypothesis. So students, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि हर एक रिसर्च में हम null hypothesis को टेस्ट करते हैं अगेंस्ट alternative hypothesis. बिकॉज नल हाइपोथेसिस में ऐसे प्रेडिक्ट किया जाता है कि देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, एंड दैट्स वाई हम नल हाइपोथेसिस को सही मानते हैं एंड उसे हम टेस्ट करते हैं जब तक हमें एविडेंस ऐसा नहीं मिलता है कि नल हाइपोथेसिस को हमें रिजेक्ट करना चाहिए. एंड जब भी हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं देन ऑब्वियसली हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं देन इसका मतलब ये है कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, एंड वो भी एग्जैक्टली हमें रिसर्च में चाहिए होता है. Okay, that's why here your correct answer should be what? 1, because there is only null hypothesis जिसे टेस्ट किया जाता है, एंड वो भी इसका पर्पस यही होता है कि इस हाइपोथेसिस को हमें रिजेक्ट करना है, एंड हम अज्यूम भी करते हैं कि नल हाइपोथेसिस सही है until we get the evidence that कि हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है. ओके, एंड बाकी के जो हाइपोथेसिस के टाइप्स है उसके बारे में हम आगे इस वीडियो में देखेंगे. A statement about the value of a population parameter is called. Now इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है ओके जो हमें पॉपुलेशन पैरामीटर के वैल्यूज के बारे में बताता है, और अ स्टेटमेंट जिसमें हम पॉपुलेशन पैरामीटर के वैल्यूज को बताते हैं. नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस, composite hypothesis. So students, the correct answer for this is 1, again null hypothesis, because null hypothesis में हम बताते हैं कि there is no relationship between the variables or there is no difference between the variables under study. So इसे बताने के लिए हमें एक स्टेटमेंट देना पड़ता है. So basically इस स्टेटमेंट में हम पॉपुलेशन पैरामीटर के वैल्यूज़ के बारे में भी बताते हैं कि मीन वैल्यूज़ कितनी है और पॉपुलेशन में प्रपोर्शन क्या है एक्सेट्रा. सो पॉपुलेशन पैरामीटर का मतलब होता है कि पॉपुलेशन के काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स, फॉर एग्जाम्पल मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रपोर्शन, देन मीडियन, मोड एक्सेट्रा. ओके, सो इसकी जितनी भी सारी वैल्यूज होती है उसके बारे में बेसिकली हम नल हाइपोथेसिस में बताते हैं ताकि हम बता सके कि देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. ओके, दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 1. अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड. नाउ पॉपुलेशन के बारे में जो भी हम क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं वो क्या है? रिसर्च हाइपोथेसिस, कंपोजिट हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस. सो स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन के बारे में जब भी हम क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं मतलब ऐसा स्टेटमेंट जिसे स्टैटिस्टिकली हम मेजर कर सके. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस. बिकॉज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर जैसे कि मीन और प्रपोर्शन जिसे हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू टेस्ट कर सके. ओके, एंड हमेशा स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को ईदर नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के थ्रू बताया जाता है. मतलब आप नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के थ्रू स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को एक्सप्रेस करते हो. एंड बेसिकली हर एक रिसर्च प्रोसेस में यही होता है कि आप इस नल हाइपोथेसिस को अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अगेंस्ट क्या करते हो? टेस्ट करते हो, एंड आप ऐसा अज्यूम भी करते हो कि नल हाइपोथेसिस की वैल्यू जो है वो सही है, इट इज ट्रू, अंटिल आपको ऐसा एविडेंस ना मिल जाए कि आपको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्या करना है? एक्सेप्ट करना है. आर यू गेटिंग? सो दिस इज व्हाट स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस. ओके, a statement that is accepted if the sample data provide sufficient evidence that the null hypothesis is false is called. Now इनमें से कौन सा हाइपोथेसिस ऐसा है जो हम एक्सेप्ट करते हैं?
जब भी हमें पता चलता है कि सैंपल डेटा हमें ऐसा एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, नल हाइपोथेसिस ये सही नहीं है, बेसिकली इट इज फॉल्स. सो वेदर इट इज सिंपल हाइपोथेसिस, वेदर इट इज कंपोजिट हाइपोथेसिस, वेदर इट इज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कई बार इसी सेशन में देखा कि जब भी हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं देन ऑब्वियसली हम उसके अगेंस्ट जो हाइपोथेसिस होता है विच इज कॉल्ड एज व्हाट, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसे हम एक्सेप्ट करते हैं, राइट. So here your correct answer should be what, 4, that is alternative hypothesis. And alternative hypothesis को research hypothesis भी कहा जाता है because हर एक रिसर्चर का यही पर्पस होता है कि रिसर्च में उसे ऐसे रिजल्ट्स मिल जाए कि उसे alternative hypothesis को एक्सेप्ट कर करे वो. ओके, बिकॉज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज द स्टेटमेंट जिसमें हम प्रेडिक्ट करते हैं कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, एंड अगर रिलेशनशिप है देन ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ तो रिसर्च के रिजल्ट्स मिलेंगे विच आर द पॉजिटिव रिजल्ट्स. ओके, अ हाइपोथेसिस दैट स्पेसिफाइज ऑल द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर इज कॉल्ड. नाउ इनमें से कौन सा हाइपोथेसिस का टाइप और हाइपोथेसिस ऐसा है जो पैरामीटर के जितने भी सारे वैल्यूज है उन सभी वैल्यूज को स्पेसिफाई करता है. ओके, सो बेसिकली इट स्पेसिफाइज ऑल द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर. सो वेदर इट इज सिंपल हाइपोथेसिस, वेदर इट इज कंपोजिट हाइपोथेसिस, वेदर इट इज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस और नन ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट्स, जो हाइपोथेसिस ऐसा होता है जो पैरामीटर के सभी वैल्यूज को स्पेसिफाई करता है विच इज कॉल्ड एज व्हाट, सिंपल हाइपोथेसिस. बिकॉज सिंपल हाइपोथेसिस ये एक स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस का टाइप है, मतलब आप इसी भी हाइपोथेसिस को स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू टेस्ट करोगे. ओके, सो बेसिकली ये हाइपोथेसिस ऐसा होता है कि जो एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है पॉपुलेशन पैरामीटर की, ओके, उसे वो स्पेसिफाई करता है, और जो बेसिकली जितनी भी वैल्यूज होती है एंड दैट टू ऑल द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर, वो सभी वैल्यूज भी सिंपल हाइपोथेसिस स्पेसिफाई करता है. ओके, दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, 1. द हाइपोथेसिस म्यू लेस देन और इक्वल टू 10 इज अ. नाउ ये जो हाइपोथेसिस है म्यू लेस देन और इक्वल टू 10 वो क्या है? सिंपल हाइपोथेसिस, कंपोजिट हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नन ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस ये तो एक स्टेटमेंट होता है. सो म्यू लेस दैन 10, दो लेस देन और इक्वल टू 10, दो ये एक इक्वेशन है, बट इससे आपको एक स्टेटमेंट को बनाना है. म्यू का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन मीन. ओके, सो यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये एक स्टेटमेंट ऐसा है जहाँ पे आपको बताया है कि पॉपुलेशन मीन की वैल्यू 10 से इधर कम है या फिर 10 इतनी ही है, मतलब इट इज इक्वल टू 10 और लेस दैन 10. ओके, सो ऐसे हाइपोथेसिस को बोला जाता है कंपोजिट हाइपोथेसिस. बिकॉज जैसे सिंपल हाइपोथेसिस पॉपुलेशन पैरामीटर की एग्जैक्ट वैल्यू बताता है, बट कंपोजिट हाइपोथेसिस पॉपुलेशन की और बेसिकली पॉपुलेशन पैरामीटर की जितनी भी सारी रेंज ऑफ वैल्यूज होती है उसके बारे में बताता है. ओके, सो कंपोजिट हाइपोथेसिस इज अगेन अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस और इट इज अ टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जो बेसिकली आपको जितनी भी सारी रेंज ऑफ वैल्यूज होती है फॉर पॉपुलेशन पैरामीटर वो बताता है रादर दैन सिंगल वैल्यू. जैसे कि सिंपल हाइपोथेसिस आपको एक ही सिंगल वैल्यू बताता है, बट कंपोजिट हाइपोथेसिस एक ही एग्जैक्ट सिंगल वैल्यू आपको नहीं बताएगा, बट रेंज ऑफ वैल्यूज बताएगा. जैसे कि यहाँ पे देखो, पॉपुलेशन मीन की वैल्यू एग्जैक्ट 10 तो नहीं है, बट आपको लेस देन 10 तो जरूर मिलेगी. सो पॉपुलेशन मीन की जो रेंज ऑफ वैल्यूज है विच इज लेस देन 10 वो आपको यहाँ बताया है, राइट. सो दिस इज अ हाइपोथेसिस विच इज नथिंग बट अ कंपोजिट हाइपोथेसिस. सो कंपोजिट हाइपोथेसिस जो होता है वो हमेशा नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट टेस्ट किया जाता है. ओके, सो कंपोजिट हाइपोथेसिस ये आपके लिए एग्जैक्टली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की तरह काम करेगा बिकॉज इट इज टेस्टेड अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस. ओके, सो जब भी आपको ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं विच इज फेवर
इन कंपोजिट हाइपोथेसिस, देन इन दैट सिचुएशन आप कंपोजिट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो एंड नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट करते हो. Okay, in a research. So here your correct answer should be what? 2. So students, I hope now you all understood कि hypothesis के types कैसे होते हैं एंड ईच एंड एवरी टाइप के बारे में भी हमने इसी सेशन में देखा. हमने हाइपोथेसिस का डेफिनेशन देखा, एज वेल हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कैसे किया जाता है, वो कौन से रिसर्च में बेसिकली फॉर्मुलेट हम कर सकते हैं, कौन से रिसर्च में हम नहीं कर सकते हैं, वो भी हमने देखा. सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. ओके, Which of the following is a principle of experimental research design? Now इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है which is a principle of experimental research design? Maximizing treatment variance, minimizing error variance, maximizing error and minimizing treatment variance, maximizing treatment and minimizing error variance. सो स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का मतलब होता है कि जिस रिसर्च डिज़ाइन को हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं. सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के 2 प्रिंसिपल्स होते हैं. उनमें से एक प्रिंसिपल होता है कि मैक्सिमाइज ट्रीटमेंट वेरिएंस. ओके, मैक्सिमाइज ट्रीटमेंट वेरिएंस. इसका मतलब यह होता है कि ट्रीटमेंट ग्रुप्स जो होते हैं उन ग्रुप्स के बीच में जो वेरिएबिलिटी होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए. ओके, इसकी वजह से क्या होता है कि हम स्पेसिफिक जो इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हम देते हैं ट्रीटमेंट में पार्टिसिपेंट्स को, वो हम अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सके. उसके लिए एज वेल वी कैन डिटर्मिन इट्स इफेक्टिवनेस और इम्पैक्ट. सो जो ट्रीटमेंट बेसिकली हम पार्टिसिपेंट्स को देते हैं उसका जो इफेक्ट होता है और उसका जो इम्पैक्ट होता है वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटर्मिन कर सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से. एंड योर सेकेंड प्रिंसिपल इज दैट मिनिमाइज एरर वेरिएंस. ओके, मिनिमाइज एरर वेरिएंस. इसका मतलब यह होता है कि जो वेरिएबिलिटी होती है डेटा में, जो डेटा हम हमारे ट्रीटमेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, उस वेरिएंस को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है. ओके, आर यू गेटिंग? सो डेटा में जो वेरिएबिलिटी होती है, जिस डेटा को हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज़ नहीं करते हैं, ओके, वो वेरिएबिलिटी बेसिकली मिनिमाइज करना, यानी कि मिनिमाइज एरर वेरिएंस. ओके, सो इसमें बेसिकली काफ़ी सारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि देखो यू नो वेरिएबल्स जिसमें रैंडम एरर्स आ सकती है, देन मेजरमेंट एरर्स भी आ सकती है, देन अदर एक्सट्रानियस फैक्टर्स की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल पर अगर कोई इफेक्ट होता है, सो दैट काइंड ऑफ एरर. सो ये हम करते हैं ताकि हम इंश्योर कर सके कि जो ऑब्जर्व्ड इफेक्ट्स होते हैं दोज आर ड्यू टू द ट्रीटमेंट एंड वो किसी भी और कन्फाउंडेड और अनरिलेटेड फैक्टर्स की वजह से नहीं है. आर यू गेटिंग? दैट्स वाई ये दोनों भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस के प्रिंसिपल है. एक है कि ट्रीटमेंट वेरिएंस को बढ़ाना है एंड दूसरा है एरर वेरिएंस को मिनिमाइज करना है. सो हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? 4, दैट इज मैक्सिमाइजिंग treatment and minimizing error variance. Okay, which set is not an essential characteristic of experimental research? Now यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के, बट इनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं. कंट्रोल, मैनिपुलेशन, ऑब्जर्वेशन, सैंपल, टूल, रेपिटेशन. A and B, B and C, D and F and A and F. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी कि इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कंट्रोल. कंट्रोल का मतलब होता है कि हमें जो बाहर के वेरिएबल्स होते हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए. सो जिसकी वजह से हम जो इन्फ्लुएंस होता है एक्सट्रानियस वेरिएबल्स का ऑन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो हम कम कर सके और उसे हम रिमूव कर सके. सो दिस इज कंट्रोल. देन सेकेंड इज मैनिपुलेशन. मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम मैनिपुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वो, सो हमें अच्छी तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज मैनिपुलेट करनी चाहिए. देन योर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज ऑब्जर्वेशन.
ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स को आप स्टडी करना चाहते हो वेरिएबल्स के बीच में, सो इन वेरिएबल्स को आपको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना चाहिए कि एग्जैक्टली वो कैसे इफेक्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैसे डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज चेंज करते हैं, सो वो हमें अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना चाहिए। देन फोर्थ इज वर्ड टूल। टूल का मतलब होता है कि इक्विपमेंट, टूल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर कर सके। देन योर फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज रैंडम असाइनमेंट। रैंडम असाइनमेंट का मतलब होता है कि जब भी हम ग्रुप्स बनाते हैं, ट्रीटमेंट ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप, सो उन ग्रुप्स में जब भी हम पार्टिसिपेंट्स को असाइन करते हैं, सो वो असाइनमेंट हमें रैंडमली करनी है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रैंडम असाइनमेंट। Then sixth characteristic is independent and dependent variables. Okay, independent and dependent variables. Then next is operational definitions. Operational definitions का मतलब होता है कि जब भी हम किसी भी डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं और वेरिएबल्स को हम डिफाइन करते हैं, सो वो हमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है कि वो सभी ऑडियंसेस को समझे कि एग्जैक्टली वेरिएबल्स है क्या। देन योर एथ कैरेक्टरिस्टिक इज एथिकल कंसिडरेशन। ओके, एथिकल कंसिडरेशन। सो स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे गाइडलाइंस होते हैं देखो रिसर्चर को कि आपको इसी तरीके से रिसर्च करना है। सो उसमें रिसर्चर को काफ़ी सारे एथिकल गाइडलाइंस होते हैं, जैसे कि उनको जो पार्टिसिपेंट्स की प्रिवेसी है, सिक्योरिटी है, उसे अच्छी तरीके से रखना है, जो पार्टिसिपेंट्स की वेलबींग है, उसकी डिग्निटी है, उसे प्रोटेक्ट करना है। सो ये एथिकल कंसिडरेशंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। सो ऑल ऑफ दीज आर द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ experimental research, and if you see all of these options, then you will understand that sample and repetition ये essential characteristic नहीं है experimental research का। That's why here your correct answer should be what, 3, that is D and F. Which of the following is not an important criteria of experimental design? Now इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है। ओके, आपको यहाँ पे क्राइटेरिया के बारे में पूछा है। ओके, अप्रोप्रिएटनेस, एडेक्वेसी ऑफ कंट्रोल, वैलिडिटी, पॉपुलेशन। सो स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के वो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है एडेक्वेसी ऑफ कंट्रोल। एडेक्वेसी ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि जिस वेरिएबल को आप कंट्रोल करना चाहते हो उसे आपको अच्छी तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, एंड देर शुड बी समहाउ दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट कि आप एक्सट्रानियस वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सके। देन योर सेकेंड क्राइटेरिया इज योर वैलिडिटी। देखो, हर एक रिसर्च की वैलिडिटी होती है। ओके, सो इस एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये होता है कि वैलिडिटी उसको होनी चाहिए, यानी कि एक्यूरेसी होनी चाहिए। देन योर थर्ड क्राइटेरिया इज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन में ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन किसी और दूसरे रिसर्चर को रेप्लिकेट करना चाहिए और इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। ओके, देन फोर्थ क्राइटेरिया इज व्हाट, रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन का मतलब होता है कि आपको पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली असाइन करना है इन ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप्स। देन योर फिफ्थ क्राइटेरिया इज सैम्पल साइज। आपको एडेक्वेट सैम्पल साइज चूज करनी है। देन योर सिक्स्थ क्राइटेरिया इज प्रैक्टिकलिटी। ओके, प्रैक्टिकलिटी का मतलब होता है कि ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ऐसा होना चाहिए विच इज सूटेबल इन प्रैक्टिकल मेजरमेंट्स, जैसे कि टाइम, देन उसकी कॉस्ट प्रैक्टिकल होनी चाहिए। देन उसके लिए जो आपको एनवायरमेंटल सेटिंग लग रहा है वो भी प्रैक्टिकल होना चाहिए। देन योर सेवेंथ क्राइटेरिया इज एथिकल कंसिडरेशंस। ओके, एथिकल कंसिडरेशन। एथिकल कंसिडरेशन का मतलब होता है कि आपको एथिकली ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करना चाहिए। It should be have ethical guidelines. So if you see all of these options, then you will understand that population ये कोई एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का क्राइटेरिया नहीं है। देखो, पॉपुलेशन की ज़रूरत तो हर एक रिसर्च में पड़ती है, बिकॉज बेस्ड अपॉन द पॉपुलेशन ओनली आप स्टडी करते हो, आप सिलेक्ट करते हो कि आपको कौन से रिसर्च डिज़ाइन को करना है। देन आप
बेस्ड अपॉन द पॉपुलेशन आप रिजल्ट्स को भी जनरलाइज करते हो, बट पॉपुलेशन ये कोई इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का। आर यू गेटिंग? दैट्स व्हाई हियर आपका जो सही आंसर है वो है 4, दैट इज पॉपुलेशन। The research method that provides the strongest evidence for causality is, now इनमें से कौन सा रिसर्च मेथड ऐसा है जो कॉजिलिटी के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को दिखाने के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस प्रोवाइड करता है? एथनोग्राफी, एक्सपेरिमेंटल, कॉजल कंपैरेटिव, देन कोरिलेशनल। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कॉजल रिलेशनशिप के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस प्रोवाइड करना है देन उसके लिए आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड को फॉलो करोगे, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड में एग्जैक्टली रिसर्च किया जाता है, मतलब इसमें एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। इसमें आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करके देखते हो कि उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे आप टेस्ट करते हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से क्या कॉजेस हो रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल विल बी लाइक इफेक्ट वेरिएबल। सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे आप देखते हो। एंड एज वेल इसमें आप देखो काफ़ी सारे कंट्रोल्स रखते हो, आप एक्सट्रानियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हो। सो आपको एग्जैक्टली बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस यहाँ पे मिलता है। एथनोग्राफी रिसर्च इज नथिंग बट अ क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन, जिसमें आप बेसिकली कल्चर के बारे में स्टडी करते हो। एथनोग्राफी रिसर्च में कॉजिलिटी के बारे में स्टडी किया ही नहीं जाता है। सो हाउ यू विल प्रोवाइड द एविडेंस? सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। कॉजल कंपैरेटिव डिजाइन में बेसिकली जो फैक्ट्स पहले से ही हो चुके हैं उसके ऊपर स्टडी किया जाता है। सो जो फैक्ट्स पहले से ही हो चुके हैं उसमें जो कॉज एंड इफेक्ट के लिए वेरिएबल्स थे उनको इसमें स्टडी किया जाता है। ओके। कोरिलेशनल में बेसिकली आप एक्सपेरिमेंट्स तो करते ही नहीं हो। कोरिलेशनल रिसर्च ये एक नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी है जिसमें एक्सपेरिमेंट्स किए बिना आप वेरिएबल्स का कोरिलेशन स्टडी करते हो। यू ओनली बेसिकली आइडेंटिफाई द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, एंड इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी नहीं किया जाता है। दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 2। द मेन डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट इज इन। नाउ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट में मेन डिफरेंस क्या है? प्रिसीजन इन मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स, degree of control of extraneous variables, then use of data analysis techniques, application of research instruments. So if you see students, ये दोनों भी experiments के types, laboratory experiment को basically आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हो जिसमें आप आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को मेकअप करके वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हो, एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट ये बेसिकली नेचुरल सेटिंग में किया जाता है। इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स के जो गोल्स है वो एक ही होते हैं। इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स में आप एक ही डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन मेथड्स को यूज़ कर सकते हो। आपका जो प्रिसीजन होता है मेजरमेंट का अबाउट द वेरिएबल्स वो भी दोनों में भी सही होता है। आप रिसर्च इंस्ट्रूमेंटेशन का जो एप्लीकेशन है वो भी यहाँ पे दोनों ही तरफ सिमिलर करते हो, बट एक ही डिफरेंस ये होता है कि जो डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है ऑफ एक्सट्रानियस वेरिएबल्स ये दोनों में भी अलग अलग है। बिकॉज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अगर आप लेबोरेटरी में करते हो देन उसमें आप एक्सट्रानियस वेरिएबल्स को काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, बिकॉज ये आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होता है, इट्स इन योर हैंड। बट फील्ड एक्सपेरिमेंट में आप नेचुरल सेटिंग्स में करते हो एक्सपेरिमेंट, यानी कि यहाँ पे जो एक्सट्रानियस वेरिएबल्स होते हैं उनको कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। सो यहाँ पे बेसिकली आप एक्सट्रानियस वेरिएबल्स को कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट। एक्सट्रानियस वेरिएबल्स का मतलब होता है कि ऐसे फैक्टर्स जिनको आप बेसिकली स्टडी नहीं करना चाहते हो एंड उनकी वजह से आपके रिसर्च के रिजल्ट्स में काफ़ी इफेक्ट्स होने लगते हैं। Okay, these are the extraneous variables. An investigator uses two matched groups, okay, to compare effectiveness of two methods of teaching science. This study would come in the ambit of. Now, अगर कोई investigator दो matched groups को use कर रहा है ताकि वो कंपेयर कर सके कि दो मेथड्स जो होते हैं टीचिंग साइंस के उसका इफेक्टिवनेस क्या हो रहा है। सो इस स्टडी को आप क्या बोलोगे? एक्सपेरिमेंटल स्टडी, कॉजल कंपैरेटिव स्टडी,
डिस्क्रिप्टिव सर्वे स्टडी, फेनोमेनोलॉजिकल स्टडी। सो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप दो मैच्ड ग्रुप्स का यूज़ कर रहे हो ताकि आप कंपेयर कर सके कि टीचिंग साइंस के जो दो मेथड्स है उनका इफेक्टिवनेस इन ग्रुप्स के ऊपर क्या हो रहा है। सो बेसिकली आप यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करना चाहते हो। बेसिकली यहाँ पे आप देखना चाहते हो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कितना हो रहा है। सो उसे देखने के लिए आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी को करोगे। ओके, कॉजल कंपैरेटिव स्टडी किया जाता है जब अगर कोई फैक्ट पहले से ही हो चुकी है बट यहाँ पे फैक्ट हुई नहीं है, आपको टेस्ट करना है। सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। डिस्क्रिप्टिव सर्वे स्टडीज में आप क्वेश्चंस पूछते हो टू योर रिस्पोंडेंट्स, बट ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बेसिकली डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं एंड रिस्पोंडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस के लिए डिस्क्रिप्टिव आंसर्स भी प्रोवाइड करते हैं। सो इसके थ्रू आपको रिस्पोंडेंट्स के ओपिनियंस मिलते हैं जिनके थ्रू आप रिसर्च कर सकते हो। फेनोमेनोलॉजिकल स्टडी ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जिसमें बेसिकली आप कोई भी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को एक सेटिंग्स में रखते हो एंड बिकॉज ऑफ दैट सेटिंग्स वो अलग से बिहेव करते हैं। सो हाउ दे बिहेव इन दैट सेटिंग, सो उसको स्टडी करने के लिए फेनोमेनोलॉजिकल स्टडी किया जाता है। सो बेसिकली डिफरेंट फेनोमेनन के लिए कोई भी ह्यूमन बीइंग कैसे रिलेट करता है, कैसे बिहेव करता है, सो उसको स्टडी करने के लिए इस स्टडी को यूज़ किया जाता है। Which among the following is a valid criticism of experimental method in social sciences? Now इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सोशल साइंसेज में एक्सपेरिमेंटल मेथड का एक वैलिड क्रिटिसिज्म है, यानी कि वैध आलोचना है। इम्पॉसिबल टू कंडक्ट इन सोशल सिचुएशन, आर्टिफिशियलिटी ऑफ लेबोरेटरी कंडीशन, unavailability of good experiments in social sciences, social research problems cannot be studied experimentally. So students, social sciences का मतलब होता है कि science about the society. So सोशल साइंसेस के बारे में स्टडी करने के लिए हमें ज़्यादातर क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज सोशल साइंसेस में बेसिकली हम ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बारे में स्टडी करते हैं। सो उन्हें स्टडी करने के लिए ह्यूमन क्वालिटीज़ के बारे में स्टडी करना इसेंशियल होता है। सो क्वालिटीज़ के बारे में स्टडी करने के लिए क्वालिटेटिव डेटा को यूज़ करके स्टडी किया जाता है। दैट्स वाई इट इज़ somehow difficult to do experimental method in social sciences. So वो difficult क्यों है, उसके पीछे के reasons क्या है? So सबसे पहले reason यही होता है कि artificiality. Okay, artificiality का मतलब होता है कि हम artificial background create करते हैं। So इस artificial background की वजह से जब भी हम डेटा को वेरीफाई करते हैं और जब भी हम रिजल्ट के लास्ट स्टेप पे आते हैं, वेरिफिकेशन स्टेप पे, सो ये वेरिफिकेशन आपको फॉल्स मिलता है, बिकॉज ये तो नेचुरल एनवायरनमेंट है नहीं, दिस इज आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। बिकॉज हर एक इंसान नेचुरल सेटिंग में अलग बिहेव करेगा दैन द आर्टिफिशियल। दो आप आर्टिफिशियल सेटिंग नेचुरल की जैसे बनाओ बट स्टिल यू विल गेट फॉल्स वेरिफिकेशन। सो ये एक उसके पीछे का रीजन है। सेकेंड रीजन इज लैक ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। देखो सोशल साइंसेज में अगर हम एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को करते हैं देन उसमें रैंडम सैम्पलिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बेसिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड द थर्ड इज वन ट्रिवियलिटी। So if you see all of these options then your correct answer should be 2, artificiality of laboratory condition. Okay, the sequence of stages in experimental research is, now experimental research में sequence of stages आपको यहाँ पे दिए हैं एंड आपको करेक्ट सीक्वेंस लगाना है। सिलेक्टिंग ऑफ द सेटिंग, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, सिलेक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। सो आपको यहाँ से एक करेक्ट और सही ऑप्शन चुनना है। सो आपका जो सही ऑप्शन यहाँ पे आएगा वो आएगा ऑप्शन 3, बिकॉज सबसे पहले आप सेटिंग को सिलेक्ट करोगे कि एग्जैक्टली आपको कहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना है, मतलब लेबोरेटरी सेटिंग में करना है या आपको फील्ड एक्सपेरिमेंट में करना है, लाइक दैट। सो वो आपको देखना पड़ेगा। देन योर नेक्स्ट स्टेप वुड बी
एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को सिलेक्ट करना कि आपको कौन से एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को चूज़ करना है। देखो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस होते हैं, ओके, उनमें से एक का आपको चूज़ करना है। देन योर नेक्स्ट स्टेप विल बी ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। आपको वेरिएबल्स बताने हैं, वेरिएबल्स की डेफिनेशन बतानी है, आपको वेरिएबल्स को देखना है कि कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है, कौन से वेरिएबल्स को कंट्रोल करना है, कौन से नहीं करना है। देन योर नेक्स्ट स्टेप विल बी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। सो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली एक्शन लेनी है, आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, ओके। Then your last step would be analysis or and interpretation of results. Okay, that's why your correct answer should be 3. Which of the following are the means of control in experimental research? Now यहाँ पे कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मीन्स ऑफ कंट्रोल है, यानी कि इनमें से कौन से मेथड्स ऐसे हैं जिनके थ्रू हम वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोलिंग फिजिकल सेटिंग्स, चॉइस ऑफ पार्टिसिपेंट्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, फोकसिंग ऑन शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स, साइड ट्रैकिंग द कॉजल फैक्टर्स। सो इनमें से आपको एक ऑप्शन को चूज करना है। सो स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम काफ़ी सारे टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं ताकि हम एक्सट्रानियस वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सके, एंड उनमें से सबसे पहला मेथड ये है चॉइस ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ओके, चॉइस ऑफ पार्टिसिपेंट्स, इसका मतलब ये होता है कि आपको ग्रुप्स में पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली असाइन करना है, ओके, वो। देन योर सेकेंड इज मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग सिचुएशन, मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग सिचुएशनल वेरिएबल्स, ओके, दिस इज योर सेकेंड टेक्निक। सो इसमें बेसिकली आप कई सारे फिजिकल फैक्टर्स को यूज़ करके कंट्रोल कर सकते हो। सो इसका मतलब यही होता है कि फिजिकल जो सेटिंग्स होती है उनको कंट्रोल करना और कंट्रोलिंग द फिजिकल सेटिंग्स। देन योर थर्ड टेक्निक इज नथिंग बट अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। देखो काफ़ी सारे वेरिएबल्स होते हैं एंड सारे वेरिएबल्स को आप फिजिकल सेटिंग्स को कंट्रोल करके कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सो कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए आपको स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है। सो दिस इज योर थर्ड टेक्निक। योर फोर्थ टेक्निक इज होल्डिंग इंटरवेनिंग वेरिएबल्स कांस्टेंट। सो आपको इंटरवेनिंग वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो आपको कांस्टेंट रखनी है। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स ये एक ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, ओके, जिनकी वजह से बेसिकली आपको डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर जो इफेक्ट हो रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, उसके मेजरमेंट्स आपको कई बार गलत भी मिल सकते हैं। बेसिकली इंटरवेनिंग वेरिएबल्स इज द यू कैन सी वे थ्रू विच आप डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बता सकते हो। बट अगर इंटरवेनिंग वेरिएबल्स की वैल्यूज चेंज होती है देन उसकी वजह से डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की वैल्यूज भी चेंज होती है। सो यू नीड टू कीप देम कॉन्स्टेंट। देन योर फिफ्थ टेक्निक इज मेथड ऑफ यूजिंग सब्जेक्ट्स एज देयर ओन कंट्रोल्स। सो सब्जेक्ट्स को आप एज देयर ओन कंट्रोल्स की तरह भी यूज कर सकते हो, ओके, ये भी एक तरीका है। एंड योर सिक्स्थ टेक्निक इज नथिंग बट मेथड ऑफ काउंटर बैलेंसिंग, ओके, काउंटर बैलेंसिंग। सो ये सारे टेक्निक्स है जिनके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो वेरिएबल्स को अंडर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट 1, A, B and C only, because controlling physical settings, choice of participants and statistical analysis, ये तीनों ही means of control है in experimental research. D and E is not. In which of the following research methods process of hypothesis testing optimally safeguards the role of extraneous variables? Now इनमें से कौन सा रिसर्च मेथड ऐसा है जिसमें जो आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की प्रोसेस है वो आप सेफ रख सकते हो, ओके, थ्रू कंट्रोलिंग द एक्सट्रानियस वेरिएबल्स? सो वो कौन सी मेथड है? एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड? सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स द मेथड वुड बी एक्सपेरिमेंटल मेथड, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल मेथड में इट इज़ रियली वेरी पॉसिबल कि आप एक्सट्रानियस वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हो एंड यू कैन बेसिकली कीप योर प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑप्टिमली सेफगार्ड्स।
इट इज़ पॉसिबल। ये तो हमने इसी सेशन में देखा। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड में बेसिकली जो फैक्ट्स हो चुके हैं उसके ऊपर स्टडी किया जाता है, जैसे कि हमने कॉजल कंपैरेटिव मेथड के लिए भी देखा था उसी तरीके से। हिस्टोरिकल मेथड में पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड भी हमने देखा। सो इन अदर रिसर्च मेथड्स एक्सट्रानियस वेरिएबल्स के जो रोल्स होते हैं उनको कंट्रोल करना, उनके रोल्स को सेफ रखना, ये उतना पॉसिबल नहीं है जितना एक्सपेरिमेंटल मेथड में पॉसिबल होता है। बिकॉज एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम खुद एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम आर्टिफिशियल एनवायरमेंट्स बनाते हैं। सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, ये पॉसिबल है, बट नॉट इन अदर रिसर्च मेथड्स। दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 2. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, जितना भी मैंने इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस किया है। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।